एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अर्मिला हसन। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। ईद बहुत अच्छे से आपने सेलिब्रेट की होगी अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। और हमने आपके साथ जो ईद पे ट्रांसमिशन की उस पर भी हमने कोशिश की कि जो सेलिब्रेशंस हम सेट पर कर रहे हैं वही आप फील करें कि आपके घरों में भी वही सेलिब्रेशंस जारी हैं। अच्छा जी, आज हम बिल्कुल हट के अपने फॉर्मेट से, क्योंकि ईद के बाद जैसे आप बनाते हैं ना, किसी आप वेकेशन से आते हैं तो 1-1.5 हफ्ता आप उसी फेज में रहते हैं कि आप वेकेशन गुजार के आए हैं, थोड़ा अभी भी लाइटर मूड पे रखना चाहिए। तो आज हमने सोचा कि हम अपनी ईद का शो है उसको फिलहाल लाइटर मूड पे रखें ईद शो के बाद जो हमारा अगला शो होगा। तो आज हम सिर्फ डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ तंज़ो मजाक की बातें करेंगे, कुछ पूछेंगे कि ज़िंदगी मुख्तलिफ जो शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने अपनी ईद कैसे मनाई, उनकी ईद कैसी गुजरी अभी तक। अब चूंकि ईद गुजर गई है, शादियों वाला सीजन शुरू हो जाएगा, कपड़ों के ट्रेंड्स होंगे, फैशन एडवाइस होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। और बिल्कुल मैं विदाउट एनी डिले उधर को चलती हूँ, अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। वैसे मेरे पीछे जो आप कपड़े देख रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी जनाब, तंज़ो मज़ाक के हवाले से जब हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ें, मेरे ख्याल से इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको एक, मुझे लगता है एक कंप्लीट पैकेज में जब एक इंग्रेडिएंट आप ऐड करते हैं ना, उसमें होता है सेंस ऑफ ह्यूमर। और वो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है तो आप खुद तो एक्टिव और हशाश मिशाश रहते हैं, इर्द गिर्द वाले लोग भी आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। हमें ज्वाइन किया है इम्तियाज़ अहमद कौकर साहब ने, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक मशहूर टीवी शो के साथ एसोसिएटेड है। वेलकम टू द शो कौकर साहब, कैसे हैं? आपको पोस्ट ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। बिल्कुल अच्छी गुजरी है। और ईद का जो त्यौहार है सैयदा अर्मिला जी, वो मुसलमान का एक सबसे बड़ा त्यौहार है। बेशक बेशक। और ईद के जो सही माने हैं वो है कि ये लफ्ज औद से निकला है। और जो औद है इसका माना है लौटने के, क्योंकि ईद बार बार लौट कर आती है। बेशक बेशक। और हर साल आती है तो इसीलिए इसको ईद कहते हैं। और ईद के हवाले से मैं जरूर ये कहना चाहूँगा, जब भी नेक्स्ट टाइम अल्लाह ताला पूरे मुल्क की खैर रखे और मुसलमानों की खैर रखे, तो ईद सिर्फ यही नहीं है कि आप खुद ईद मनाएं और खुशियां मनाएं, दूसरों को भी याद रखें, दूसरों को भी अपनी ईद में जो है वो शामिल करें। और खास तौर पर उस तबके को जो गरीबुद्दियार है और मफलूकुल हाल। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, इस हवाले से तो हम मजीद बात करेंगे। अपने दूसरे मेहमान का तारुफ करवाती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है नदीम अहमद साकिब साहब ने, जो बेसिकली एजुकेशनिस्ट भी हैं। आप इनको भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते रहते हैं। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको भी पोस्ट ईद मुबारक। ईद कैसी गुजरी आपकी? इट वाज परफेक्ट, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त गुजरी है। फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया है। और ईद की सेलिब्रेशन के लिए आप देखते हैं फैमिली ही सबसे सुटेबल होती है। बिल्कुल। आप देखें बैरून ममालिक से लोग आते हैं ईद मनाने के लिए, अपने वतन को लौटते हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट है हमारी लाइफ का होता है, तो ज़रूरत होती है कि हम अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट करें। लवली लवली। अच्छा जी, सुबह सुबह जब मैं आई और तैयार होकर आई तो मुझे आते कॉम्प्लीमेंट मिला कि आपने बहुत डिसेंट कलर पहने। नॉर्मली आप ऐसे कलर्स नहीं पहनती इतने सुबह, और ड्रेस भी आपका बहुत अच्छा है। तो मैं अपने ड्रेस डिजाइनर का भी तारुफ, ये तो आपने भी कॉम्प्लीमेंट किया, और मैं अपने ड्रेस डिजाइनर का भी तारुफ करवाती चलूँ। अगर आपको भी उनसे कुछ टिप्स चाहिए होंगी तो डेफिनेटली आज अशर महमूद हमारे साथ मौजूद है। आशिर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। आशिर, मुझे बताएं, अशर है या आशिर है? आशिर। आशिर, आपकी ईद कैसी गुजरी? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी। फैमिली के साथ टाइम, हॉलीडेज स्पेंड किया। आपका तो ईद से पहले भी बहुत ज्यादा काम होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर था, लोगों के ऑर्डर्स और ये बुकिंग्स वगैरह। बस अल्लाह का शुक्र अच्छी ईद गुजरी। लवली लवली। अच्छा जी, हम जरा आते हैं ना, ईद कैसी गुजरी? आपने तो भी कहा कि ईद हर साल आती है, हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन नॉर्मली हर साल कुछ मोनोटनस ईद होती है या हर साल कुछ मुख्तलिफ एक्टिविटी भी होती है? देखिए, जैसे जैसे साल गुजरते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, तो इंसान की जो एक्टिविटीज हैं वो भी डिफरेंट हो जाती है। बिल्कुल। मतलब एक बंदा जवान है ना, गैर शादीशुदा है, बिल्कुल, तो उसकी और ईद है। अब जिसकी शादी हो चुकी है, हाँ, उसकी और ईद है। बिल्कुल ऐसा और फिर जब अर्मिला जिसके बच्चे हैं उसकी तो मुख्तलिफ ईद है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ, और ये अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि मुझे एक अच्छे प्लेटफॉर्म से भी परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। तो वहाँ आई एप्रिशिएट माई प्रोड्यूसर्स, माई टीम, जो मुझे अपलिफ्ट करते हैं, जो मुझे अपग्रेड करते हैं और हर तरह से मुझे हाईलाइट करते हैं। और दूसरा ये है
कि इंसान सीखता है कि जो मैंने गुज़श्ता गलतियां की हैं अब मैं वो ना दोहराऊं बिल्कुल और अपनी हर आने वाली ईद को ज्यादा खुशियों के साथ मनाऊं बिल्कुल और ज्यादा उसको अच्छा सेलिब्रेट करूं। बेशक तो मैं समझता हूं कि एक जो मसला है हमारे मुल्क का वो सिर्फ ये आन पड़ा है कि कुछ महंगाई का जोर हुआ है और अब जिस तो वजह ईद के से बाद मजीद जोर आएगा। अभी तो आएगा। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 1-2 महीने आपके वो और वो मुश्किल में है। किसी ने कहा था ना कि हवा को रोकने वालों हाँ, हवा तो आएगी, वाह, नजर ना आएगी सूरत सदा तो आएगी, वाह। और तुम अभी से गुम किए बैठे हो होशो हवास, ये इब्तदा है अभी इंतहा तो आएगी। तो मैं फिर भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे आमीन, आमीन। और महंगाई के चुंगल से लोग निकलें बिल्कुल ताकि लोगों को सही मायने में रोजगार मिले, तालीम मिले, बिल्कुल सेहत मिले, बेसिक उनकी जो चीजें हैं वो उनको वो जरूर उनको मिले। facilitate किया जाए। फिर ही ईद की जो खुशियां हैं या ईद के अलावा भी मैं तो कहता हूँ इस वतन के हर शख्स का हर रोज रोजे ईद हो और हर शब बारात। आमीन आमीन। अच्छा जी, ईद आपकी नॉर्मली के साथ फैमिली फ्रेंड्स के साथ तो गुजरी, लेकिन कुछ ऑब्वियसली आपका जिस फील्ड से ताल्लुक है फिर वहाँ से भी आपको ग्रीटिंग्स वगैरह सारे स्टूडेंट्स और ये सब लोग और फिर जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे आप होते हैं वहाँ पर भी सेलिब्रेशंस का मुख्तलिफ मजा होता है। जो एक उस्ताद है ना जी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी होता है नो डाउट। और पूरा रिवॉल्व करती है सोसाइटी उसके गिर्द। बेशक आप देखिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी शोबागात हैं ज़िंदगी के, वो तमाम प्रोफेशनल्स वो टीचर की जो है वो ट्रेनिंग के साथ जो है वो अपने अपने फील्ड्स में परफॉर्म करते हैं। तो मेरा चूँकि कोई 2 डेकेड्स हो चुके हैं, 2 दिहाइयों का मामला है, तो वैसे अपीयरेंस से लगता बिल्कुल नहीं नहीं है इस तरह का मामला। लेकिन इसके बावजूद वो जो दिया है वो वापस आ रहा है मोहब्बत की सूरत में और रिस्पेक्ट की सूरत में। स्टूडेंट्स की जो ग्रीटिंग्स मिलती हैं ऑनलाइन, आपको पता है आजकल वो जो सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया आपको बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है, No doubt. तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों का मैसेज मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। फिर कोई टीचर्स डे आता है तो उसमें तो बेशुमार आपको जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो जो इंसान देता है ना जी, वो गिव एंड टेक है। आपने जितना अच्छा गिव किया उतना अच्छा टेक करेंगे आप। हाँ बिल्कुल। तो लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स बहुत याद रखते हैं। मेरे स्टूडेंट्स ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से उनका ताल्लुक है, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने IELTS किया, वो बाहर सेटल हो चुके हैं। Lovely. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए लैंग्वेज उन्होंने कोर्सेज किए हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्लेसमेंट उनकी है सोसाइटी में। ड्यू रिस्पेक्ट आप जी जी आप अंग्रेजी पढ़ाते नहीं है, कभी उर्दू भी पढ़ा दी। जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। असल में जब मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ ना सर, मैं उर्दू के साथ साथ भी वो चूँकि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं तो क्रॉस रेफरेंसेस देना पड़ते हैं। बिल्कुल। तो उसमें कोई उर्दू की शायरी जो रेफरेंस बनता है वो भी कोट करते हैं। अरबिक का जो लिटरेचर है या इसके अलावा कोई फ्रेंच या कोई आपको जो मुझे किसी और जुबान में कुछ चीज़ उस वक्त याद आ रही हो तो क्रॉस रेफरेंस के तौर पर बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं। और फिर जब आप उनके लेवल पर जाकर पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं। आज एक मदर मेरे बैठी थी ऑफिस में, तो वो बता रही थी कि बच्ची आपकी बहुत तारीफ करती है। अरे वाह। तो वो मैंने उनसे कहा ये असल में जो हमने असल में तो गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखे उनको यूरोप में तब्दील होता है सी पारा। तो अगर हम असलाफ के साथ जुड़ जाएंगे तो यकीनन हमारी बात में एक फोर्स भी आएगी और लोगों को जरूर इन्फ्लुएंस करेगी वो। तो टीचर जो होता है ना जी, वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है सोसाइटी। नो डाउट नो डाउट, ऐसा ही है सोसाइटी की। वैसे ओवरऑल आपकी वैल्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टीचर का, उस्ताद का। अच्छा जी आशर, मैं आपसे जानूंगी ईद कलेक्शन आपने आई, अब उसके बाद अब चूंकि वेडिंग सीजन, किस तरह के कपड़े आप डिजाइन करते हैं? ब्रेड नॉर्मली या आपकी? बेसिकली मेरा एक थीम है फॉर्मल ओके, और सेमी फॉर्मल मिक्स। ठीक है। ब्राइडल्स मैं बहुत कम करता हूँ, ऑर्डर बेस। लेकिन मेरा जो बेसिक टच एक जो एज अ डिज़ाइनर है वो मैं फॉर्मल्स की तरफ ज़्यादा जाता हूँ। ठीक है। मैं ओकेजन हर ओकेजन के मुताबिक लोगों को उनके कपड़े प्रोवाइड हो। लाजमी नहीं कि एक ही थीम पे लेके उसको एक ही थीम पे लेके कपड़े बने हो। हर तरह के लोग हर तरह की पार्टीज के लिए, शादियों के लिए, फैमिली गैदरिंग्स के लिए, इवन ईद के लिए लोग हर तरह के कपड़े खरीद सकें। मेरा एक बेसिक वो है।
अच्छा, ईद पर चूंकि अब आप बता रहे हैं कि आप फॉर्मल लेकर चलते हैं, नॉर्मली किस तरह की खवातीन कपड़े पसंद की, और अब आइंदा जो सीजन आएगा उसमें किस तरह के कलर्स, किस तरह के काट सेन होंगे? देखिए, कलर्स तो एक डिमांड होती है एक सीजन के हिसाब से। अब समर्स में ज़्यादा पेस्टल्स चलते हैं और विंटर्स में जाओ तो डार्कर टोन चलते हैं। तो अभी ईद का सीजन था, बहुत लोग पेस्टल्स पहनना पसंद कर रहे थे, तो बस ऐसे ही लोगों ने ईद पे पेस्टल ही पसंद किया है। और मैं आपकी कलेक्शन में भी देख सकती हूँ ज्यादातर पेस्टल शेड्स हैं, और जो मैंने पहना है ये तो बहुत ही वो कलर सोबर सा है, लेकिन वेरी प्रिटी आई मस्ट ईद से। के लिए एक बेसिक कलर है ये व्हाइट। हाँ हमारा एक एग्जैक्टली, ट्रेडिशन जो कलर है वो है वाइट है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा से कुछ हम ऐसे सूखे सूखे बैठे हैं, कुछ अच्छा, सुनाई दे। अगर आप इजाज़त जी, जी, दें तो, जरूर। सर आजकल चूंकि कौकब साहब ने फरमाया है कि महंगाई का दौर है, हाँ। और उसकी प्राइस रेंज क्या रखी है आपने? क्या मिडिल क्लास लोग भी आपको अफोर्ड कर सकते हैं? जी। मेरी प्राइस रेंज स्टार्टिंग प्राइस है 8 to 15 के दरमियान, तो मेरे मिडिल क्लास भी और एलीट क्लास भी इसको अफोर्ड कर सकते अफोर्ड हैं। कर सकते हैं, ठीक हो, लवली। मैं अपने डिजाइन एक हर क्लास को कस्टमाइज भी करा सकते हैं, Customize proper होते हैं कपड़े। ठीक हो गया, हर क्लास को मद्देनजर रख के रख के डिजाइन आप करता हूँ। बनाते हैं, लवली। चलिए जी, क्या सुनाने वाले हैं गौकब साहब? मैं चाह रहा मैदान हूँ में आ कि- गए गौकब साहब जी। मैं चाह रहा हूँ कि उर्दू भी सुनाता रहता हूँ। पंजाबी आज हो जाए, पंजाबी की गजल फिर मैं आज आपको पंजाबी सुना रहा हो जाए, कोई बात नहीं। हूँ। आती है ना आपको हाँ भी? जी, थोड़ी बहुत तो टूटी फूटी आ ही जाती है। अच्छा, इट्स नॉट योर मदर लैंग्वेज? इट इज बट स्टिल मतलब इतनी ज्यादा नहीं। अच्छा। मैं पंजाबी च गल करांगी, पंजाबी च ज्यादा गल। फ्लूएंट नहीं है मैं। मेरी नानी बड़ी ठेठ पंजाबी बोलते ने, मेरी अम्मी बोलते ने, लेकिन मैंने इतनी ज्यादा नहीं ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋੜੇ ਮਾਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਦੋੜੇ ਮਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣਾ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਬੁੱਝੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਵਾਂ। ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ, वाह वाह ਕਿਸੇ ਨਾ ਬੁੱਝੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਵਾਂ, ਕਿੰਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ ਬਾਵਾਂ। ਵਾਹ वाह 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 वाह। ਕਿਸੇ ਨਾ ਬੁੱਝੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਵਾਂ, ਕਿੰਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ ਬਾਵਾਂ। ਬਾਵਾਂ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਰੋਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਰੋਂ, ਧੁੱਪਾਂ ਮਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। वाह वाह बेहतरीन। ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਪੜ ਜਾਵਣ ਸਾਡੇ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਪੜ ਜਾਵਣ ਸਾਡੇ, ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। वाह 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 वाह। मोहब्बत है ना तालीम से। बेशक बेशक, मैं अपने जेवरात भी बेच देती हूँ, ऐसा ही है, ऐसा ही। बेचती आसां दा मैं कजल पा के, वाह आसां दा मैं कज्जल पा कजल पा के, यार दियां मैं तकदी रवां। वाह 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 वाह। ते जिन्नियां आप तू जर सकना है, जिन्नियां आप तू जर सकना है, सोची देवी फेर सजावां। वाह वाह वाह। जिन्नियां आप तू जर सकना है, सोची देवी फेर सजावां। ते जिथे जिथे पैर तू लाए, जिथे जिथे पैर तू लाए, नचदियां पईयां ने ओ रावां। वाह वाह। जिथे जिथे पैर तू लाए, नचदियां पईयां ने ओ रावां। ते एक वारी जे मुख विखलावें, एक वारी, जे एक वारी जे मुख विखलावें, बुल्ले वांग धमाला पावां। वाह वाह वाह। वाह एक वारी जे मुख विखलावें, बुल्ले वांग धमाला पावां। ते अरमिला जी सुने, पैर दे नौ तक छिल देंदी है, हाँ, पैर दे नौ तक छिल देंदी। छिल देंदी है, तैनू जिब दे फट वखावां। वाह वाह वाह। नौ पैर दे नौ तक छिल देंदी है, तैनू जिब दे फट वखावां। ते कौकब रुल गया तेरे पीछे, ओए होए होए होए। कौकब रुल गया तेरे पीछे, किन्नू दिल दा हाल सुनावां। वाह 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 वाह। किसे न बुझियां मेरियां चावां, किंदे लई मैं खोलां बावां। वो आप बेहतरीन। अभी थोड़ी पहले कर दिए वो लिटरेचर, मैंने उर्दू के हवाले से था, तो यहाँ क्रॉस रेफरेंस बन रहा है। Yes. जैसे इन्होंने बताया ना जी, वो जेवर बेचने वाली बात जो है। बेशक। उर्दू लिटरेचर में किसी ने कहा था कि शहर में जाकर पढ़ने वाले भूल गए, हाँ, शहर में जाकर पढ़ने वाले भूल गए, किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। वाह वाह वाह। और वाकई बहुत सारी माएँ वालिदैन ऐसे हैं जो अपनी ख्वाहिशात, अपनी सारी चीज़ें पसे-पुश डालकर तो वो ये सारे बच्चों को तालीम दिलवाते हैं, उनकी एजुकेशन हो चाहे उनकी जॉब हो, हर चीज़ पे जान मार देते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ, हम पाकिस्तानी हैं, कि पाकिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं
उनको टेकअप किया जाए। बिल्कुल। और गवर्नमेंट जो हैं, अब देखें ना, लोग भारी भरकम फीसें देकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हम तो टाट पे पड़े हुए हैं, और हम तो अपनी बोरी भी साथ लेके जाते थे पढ़ने के लिए। तो हम तो समझते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए बाइस फख्र है, और ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ, उन तमाम लोगों के लिए ये बात तुर्रा इम्तियाज़ है जो लोग अपने असातिज़ा के सामने दो ज़ानो अदब तय करके आए हैं, और वो अच्छे असातिज़ा थे। अर्मिला इतना अच्छा तलफ़ुज़, अब जो मैं उर्दू बोलूँ तो मैं फ़ख्र करता हूँ अपने असातिज़ा पर कि हम उन असातिज़ा से पढ़े हैं जिनको उर्दू ज़ुबान और अदब पर अबूर हासिल था। अब तो बच्चों से आप सुन के देख लें, उनको ये पता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक हर्फ है अलिफ। अलिफ आप पूछ रहे सारे 22 करोड़ लोगों से कि अलिफ की कितनी अक़साम है। अलिफ ममदुआ है, अलिफ मकसूरा है, बिल्कुल। अलिफ मफ्तूहा है। लिटरेचर के हवाले से बात की जा रही है, तो मैं दोबारा से साकिब साहब आपकी जानिब आऊंगी। कॉकस साहब तो हमें बता रहे हैं कि वाकई बेतहाशा इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं होती। आपने एज ए एजुकेशनिस्ट कितना ऑब्जर्व किया कि आप जो जनरेशन है, यूथ है, वो लिटरेचर हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, जिस तरह का भी हो, कितना इंटरेस्ट लेते हैं? पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया ने एक ख़ास कल्ट मुतारिफ़ करवाया है। जैसे आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान है और टाइम स्पेंडिंग है उनकी, जिसमें फेसबुक पे है, ट्विटर भी है और व्हाट्सएप वगैरह है। तो उसने री इंट्रोड्यूस करवाया बहुत सारी हमारे जो क्लासिक्स हैं, उसको उन्होंने मुतारिफ करवाया है। लोग नहीं जानते थे गालिब के बहुत सारे अशार को। इवन फराज जो दौर जदीद के शायर हैं पाकिस्तान के, और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि वो हमारे शायर थे, द पोएट ऑफ लव। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में पोएट ऑफ लव हमें कहते हैं जॉन डन को। तो इसी तरह से पाकिस्तान का ये प्राइड है कि हमारे पास भी पोएट ऑफ लव मौजूद है। मैं बहुत खूबसूरत अशार देख रहा था। कुछ ऐसे अशार होते हैं जो कि एक बेंट ऑफ माइंड होता है ना जी, तो कुछ पढ़ते हैं फौरन क्लिक करता है और याद हो जाता है। तो एक इंडियन पोइटस है, मेरे एक शागिर्द ने वो सुनाया, उसके कुछ अशार सुनाए, इतने मतलब फैंटास्टिक हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं 2-4 अशार आपके सामने पेश करता हूँ। वो इंडियन पोइट है, लेडी पोइट है, हिना तैमूरी। ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि हर शख्स किबरिया है तुझे देखने के बाद, हर शख्स किबरिया है, प्राउड फील कर रहा है। हर शख्स किबरिया है तुझे देखने के बाद, दावा मेरा बजा है तुझे देखने के बाद। हर शख्स किबरिया है तुझे देखने के बाद, दावा मेरा बजा है तुझे देखने के बाद, हम आके तेरे शहर से वापस न जाएंगे, ये फैसला किया है तुझे देखने के बाद। क्या बेहतरीन बात है, वाह जबरदस्त। हम आके तेरे शहर से वापस न जाएंगे, ये फैसला किया है तुझे देखने के बाद, और सजदा करूं कि नक्शे कदम चूमती रहूं। वाह वाह। सजदा करूं कि नक्शे कदम चूमती रहूं, घर काबा बन गया है तुझे देखने के बाद। वाह वाह। सजदा करूंगी तुझको तो काफिर कहेंगे लोग, सजदा करूंगी तुझको तो काफिर कहेंगे लोग, ये कौन सोचता है तुझे देखने के बाद। क्या बात है, बेहतरीन। ये कौन सोचता है तुझे देखने के बाद, और कहते हैं तुझको लोग मसीहा मगर यहाँ, ये खास गजल है शेर। कहते हैं तुझको लोग मसीहा मगर यहाँ, एक शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद। वाह वाह वाह। वैसे वाकई ये बहुत खूबसूरत एक है, और मेरे ख्याल से इस तरह की पोइम्स जो है अब के दौर में उतनी ही पॉपुलर है जितनी पहले हुआ। ये री इंट्रोडक्शन जो है शायरी का, और हम एक तरह से, चूंकि हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसमें लिटरेचर, जब ये जो उर्दू का और पंजाबी अदब जैसे काकूब साहब ने सुनाया, ये चीजें मुतारिफ हो रही हैं। आपने साकिब साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने वो देखने के बाद और देखना है ना, तो मुझे अहमद नदीम कासमी याद आ गया कि तुझे खोकर भी तुझे पाऊं जहां तक देखूं, हुस्ने यज़दा से तुझे हुस्ने बुता तक देखूं, और तूने यूं देखा है जैसे कभी देखा ही न था, मैं तो दिल में तेरे कदमों के निशान तक देखूं, फकत इस शौक में की हैं हजारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्ने बयान तक देखूं, और एक हकीकत ही सही फिर दोस्त में हूरों का वजूद,
हुस्न इंसान से निपट लूं तो वहां तक देखो। वाह वाह, वाह, ये शेरो शायरी की महफिल जी बहुत दूर तक चली जाएगी। हम जरा आशा उधर चलते हैं, आपकी कलेक्शन देखते हैं, साथ साथ फिर डिस्कशन भी करते हैं जी। आशा की कलेक्शन, आशा मेंस वेयर भी साथ साथ डील करते हैं, राइट? तो उसके हवाले से भी हम आपसे जानेंगे। पहले तो हम जरा खवातीन के कपड़े देखें। ये जी बताइएगा। तो बेसिकली ये एक ट्रेडिशन है। मेरा काम बेसिकली 3D वर्क के ऊपर बेस है। बिल्कुल ठीक है। मतलब नॉर्मल लड़कियां फॉर्मल कपड़े पहनती है लेकिन उसको बहुत ट्रेडिशनल ले जाती हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसे। मेरा जो एक थीम है ना अपने कपड़ों को डिजाइन करते हुए, वो है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न का फ्यूजन, मतलब दोनों चीजें हम मिक्स चाहेंगे हो। आपसे इसको इस तरह पकड़ लें ताकि हमारे कैमरामैन इस पे फोकस कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, ईस्टर्न और वेस्टर्न का फ्यूजन, लवली। मेरे ये सारे- कलर इज वेरी, दिस इज वेरी प्रीटी, ये एक 3D फ्लावर पे बेसिक्स है। लवली। अच्छा, स्टफ ऑर्गेन्जा ही चल रहा है आजकल। स्टफ डिपेंड करता है। ऑर्गेन्जा समर्स में ऑर्गेन्जा, ये मैंने जो पहना है ये क्या है? ये प्योर रॉ सिल्क है रॉ और ऊपर सिल्क। कॉटन नेट है। कॉटन नेट और रॉ सिल्क है। लवली लवली, आप ये देखिए, वेरी प्रीटी। अच्छा, ये आप पार्टी वेयर भी है? पार्टी आप वेयर भी है। हाँ। इसको आप फैमिली गैदरिंग्स में यूज कर Use सकते कर हो। सकते हैं। आप एक दावत अच्छी मीन्स फ्रेंड्स गैदरिंग, फेयरवेल वगैरह ऐसे इस तरह इवेंट्स के वगैरह events पे पे यूज आप कर सकते हो। इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जी। ये मेरा स्पेशल ड्रेस है, मतलब जो मैंने ईद के लिए डिजाइन किया था। लोग लड़कियां जो मांगती हैं गरारा पैंट्स और ये दिस लुक्स सो गुड, लवली लवली। कलर इज वेरी नाइस। पिंक और खवातीन को वैसे ही बड़ा पसंद होता है। मैं किसी दौर में मेरे पास जब भी मैं अपनी वार्डरोब खोलती थी, मेरे आधे से ज्यादा कपड़े पिंक ही होते थे। लड़कियों का फेवरेट कलर होता हाँ, फेवरेट होता है पिंक। अच्छा जी, ये वाला भी है। देखते हैं हम ये जरा। वाला, ये लेवेंडर 3D फ्लावर्स के साथ और प्रॉपर उस पे टेक्निक हुई हुई है। 3D स्लीव्स फ्लावर पे इसके बहुत sleeves अच्छा पे है। और बॉटम, ट्राउजर के बॉटम पे है और इसके दामन पे है। अच्छा, 3D वर्क इज स्टिल इन। मुझे लग रहा था बहुत पहले। नहीं, बहुत हद तक अब ज्यादा आ चुका है। ज्यादा आ चुका है। अब कल्चर हम लोगों का जो है वो एक शादी ब्याह तक रह गया है, ये लेकिन पार्टी पर्ल्स का काम है जी इस पे। और ये पर्ल्स भी आपको पता है कि हर एक के ड्रेस पे कहीं ना कहीं लगे होंगे। तो ये भी बहुत खूबसूरत है। सारे पेस्टल शेड्स हैं। बिल्कुल। पेस्टल शेड्स है, मतलब समर्स कलेक्शन बेसिक पेस्टल सूट। अच्छा, ये जो मर्द अच्छा, हज़रात के हमारे कुर्ते हैं। मेंस वेयर जो है वो बेसिकली हम लोग प्रॉपर ट्रेडिशनल जो है हम मतलब हमारे शलवार कमीज जो है, ठीक है। मतलब एक रिवाइवल ला रहे हैं हम लोग। हर ब्रांड कुर्ता वगैरह कर रहे हैं, लेकिन हम चाहने के हम लोग शलवार कमीज के अंदर दिस जाए। इज बोस्की ना? दिस इज वॉशिंग वेयर। वॉशिंग वेयर, ठीक हो बॉस्की का कलर भी इस तरह होता है, वॉशिंग वेयर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखिए शलवार कमीज प्रॉपर विद कफलिंग और कॉलर के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं आशिर, आप ऑनलाइन डील करते हैं या कहीं? हमारा ऑनलाइन भी है और हमारा स्टोर भी है। ठीक हो गया। ऑनलाइन कहाँ पे है और स्टोर कहाँ पे है, ये भी स्टोर बता हम लोगों का लिबर्टी में है ठीक और है। ऑनलाइन हम लोगों का CNC इंस्टाग्राम पे है, ओके। CNC गोल्ड के नाम से। लवली लवली लवली, जबरदस्त है। मर्द हज़रात भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग वैसे ईद पर वो ट्रेडिशनल कुर्ता शलवार ही पहनते हैं? आ जाए आ जाए। करते हैं वो, हाँ जी, लगता भी ऐसा है। सिलेक्शन आपकी होती है, आप लोग की बेगमात की होती है, ये बताएं पहले। ठीक आपको सब बताएं आप पहले। ये आपने क्वेश्चन पास क्यों किया भाई? ये मुझे मैं इतराज तो है। आपको ये बताऊं हाँ जी, कि जो मेरी अहलिया पहनती है ना, जी, जी। वो भी मेरी सिलेक्शन होती है। क्या बात है, बेहतरीन। तो आप अब देख लें कि मेरी आंखों में कितने रंग हैं। वाह, वो कि रंग आपने बातें आपके करें। डायर से भी पता लग रहा है कि आप बहुत कलरफुल, मतलब सही आप पसंद नहीं करते नहीं हैं। नहीं, मैं जिंदगी को यूं देखता हूं कि ये रोशन है, और जो कौसे कज़ा के रंग हैं ये सारे इंसान के रंग हैं। बेशक बेशक, जो आपको नजर आते हैं ये आपका अपना ही रिफ्लेक्शन है, नो डाउट। जो आपको आसमान पे नजर आ रहा हो। जबरदस्त मैं जबरदस्त। समझता हूँ कि हाँ, इस बात की जेलसी फील जरूर करते हैं कि हम ख्वातीन नहीं हैं और हमारे जो कलर हैं वो फीके फीके होते ओए हैं, होए। लेकिन जब से मैं टीवी में हूँ तब से ये पहनता हूँ इस तरह के रंग। हाँ जी, अब आपने सवाल तो उधर पास कर दिया था, अब आप बताएं। डिपेंड करता है। मैं वैसे भी जब ड्राइंग करता हूँ ना जी, कोई बहुत पर्टिकुलर नहीं होता उसके हवाले से कि मैंने आज जाना है शॉपिंग करने के हाँ, लिए। हाँ। खवातीन का होता है ऐसा मामला बिल्कुल। कि वो बाकायदा डिज़ाइन करती हैं और डिटर्मिन करती हैं, पहले से कुछ प्लानिंग भी हो रही होती है उनकी। लेकिन मेरे हवाले से मैं जब जाता हूँ, मैं वैसे तो कॉन्शियस हूँ जब सेल्स लगी होती हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, और सेल्स में जो अच्छे ब्रांड्स हैं आपको ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाते No हैं, doubt। तो उनके पास काफ़ी वैरायटी होती है। कहीं से भी कुछ भी सिलेक्ट कर लिया। वो उसमें पर्टिकुलर नहीं होता कि कोई खास ब्रांड है उससे ही लेना है आपने। जहाँ से जहाँ ने पसंद ताज़ा आ की जाए। अफकार ताज़ा से है नमूद, वाह, ये संगो खिश्ते होते नहीं जहाँ पैदा। आज बड़ी अदबी महफिल लग रही है। मुझे लग रहा है ईद के बाद में सारे बहुत इनको लगाओगे। अच्छा जी, कुछ छोटा सा मैसेज साकिब साहब हमारे देखने वालों के लिए। मैसेज यही है कि हर इंसान कामयाबी की ख्वाहिश करता है, नो डाउट। लेकिन
कोई ना कोई एक फील भी साथ लेकर चलता है आगाज में। वो बाद का फिर स्विच करना पड़ता है फील, जब वो देखता है कि यार मुझे खाता खा कामयाबी नहीं मिल रही है, क्योंकि लाइफ इज नॉट अ जिगसॉ ऑफ लैम्प सिमेट्रिकली अरेंज्ड, कि ऐसा नहीं होता कि आपको हर चीज वो प्लेटर में रखी मिल जाएगी आपको, उसके लिए एफर्ट करना पड़ती है। लेकिन ये है कि अगर आप उस फील्ड में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है और आपका वो कंफर्ट जोन नहीं है, स्विच कीजिए उसको, सही है। और उसके बाद फिर देखिए अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए, क्योंकि हम तो यही देखा है, बुजुर्गों ने ये बताया है कि दवा और दुआ, मतलब पहले आपने दवा करनी है, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करनी है, और उसके बाद फिर दुआ करनी है आपने कि आपने कामयाबी अल्लाह पाक आपको हासिल हो जाए। तो ये एक शॉर्ट सा फार्मूला है, लेकिन मैंने देखा है मैक्सिमम यही होता है कि जो आप फील्ड लेकर चल रहे हैं, अगर आप उसमें बड़ी कंसंट्रेशन के साथ बहुत ज्यादा अपनी पूरी तवानाई के साथ उस पर आप अगर मस्टर अप करती हैं अपनी तवानाइयों को, तो यकीनन आपको अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाएगा। लवली लवली। आशिक, क्या मैसेज देंगे आप भी? ईद का? जी जी, ईद के बाद का, अब तो ईद गुजर गई। मेरा बस ये की मैसेज है, लोगों से मिल मिलाप रखें, खुशियाँ बांटें, गरीबों की मदद करें, बस ये। लवली, थैंक यू वेरी मच आशिर, बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका भी। और हम उम्मीद करते हैं कि ईद के बाद भी आपका जो हमने दिन का आगाज किया है जागो लाहौर के साथ, आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा, आइंदा आने वाले दिन भी बहुत अच्छे गुजरे। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं, कागज साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। हमें ज्वाइन किया है समन असद ने, जो कि वार्डरोब कंसल्टेंट है, इमेज के हवाले से भी काम करती हैं, और उसके साथ साथ सिंगर है हमारे पास जी फराज भट्ट, उनको भी हम वेलकम करेंगे। आप सब कैसे हैं? दोनों खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ईद कैसी गुजरी आप दोनों की? बहुत जबरदस्त, बड़ा अच्छा वो माहौल था ईद का। और ये है कि जैसे बाकी ईदें होती हैं, थोड़ा सा ये जरा थोड़ा सा हटके हर दफा ऐसे लगता है कि इस दफा कुछ ज्यादा ही रौनक थी, ये रौनकें बढ़ती जा रही हैं। नो डाउट। समन, आपका काम भी बिजी होगा और फराज भी बिजी रहे होंगे, तो कैसा काम रहा? पता है, अपने काम में जब खास तौर पे आपने खुद ही डिजाइनिंग करनी हो तो आपको क्लाइंट्स की तरफ ज्यादा रुझान हो जाता है, खुद बहुत चीजें आपकी जो है वो इग्नोर हो जाती है। तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे शॉपिंग की मैंने, और लेकिन शुक्र है जस्ट कर ली चीजों को मैंने। अल्लाह, चले शुक्र है। फराज, आपकी फैमिली के साथ नॉर्मली गुजरती? जी ऑब्वियसली, या तो कहीं दोस्तों के साथ भी कुछ प्लान बन जाता है कि थोड़ा सा जरा ट्रैवलिंग वगैरह का, क्योंकि जैसे गर्मी के भी कुछ ऐसे होते हैं एलिमेंट्स, या थोड़ा सा वेदर चेंज भी हो जाता है, जरा सैर, जरा थोड़ा सा कुदरत के करीब होना पड़ता है। सही, आई एग्री। अच्छा फराज, क्या सुनाएंगे आज आप हमें? आगाज करते हैं। आपको एक नया ट्रैक सुनाते हैं अपना, मैंने उसका वीडियो अमेरिका में किया था। लवली। और उसका सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, तो मैं वो ही जरूर। सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। यादां सतादियां दिल नू रवा दियां, जीना सदा दस की करा निंदराना दियां। सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। तेजा दिल नू दिला से कर दूर उदासी, मेरे मोड़ दे हासे हुण सो गए तारे, तेरा पुछ पुछ सारे किथों लब के ले आवा तेनू सजन प्यारे। हर जाइया वे ना तू सतावे, जीना सगा दस की करा निंदराना दिया। सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा।
हंजुआं दे डेरे तेरा नाम ले लेके सारों दे मेरे आ दूर हनेरे तू कर दे मेरे चल आके बस जा मेरे दिल दे नेरे सुन मेहरबान दे जा पना जीना सका दस की करा निंदरा ना आंदियां वे सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा दिल नहीं लगदा वे सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा दिल नहीं लगदा जबरदस्त फराज। फराज कब हुआ ये रिलीज आपका सॉन्ग? ये in 2016. अच्छा, एंड हाउ वाज द रिस्पांस? Good. इट वाज गुड। Yes. तो इसको आपने शूट अमेरिका में किया था? Yes. टाइम्स स्क्वायर और न्यूयॉर्क और डिफरेंट जो है पुल है न्यू जर्सी टू न्यूयॉर्क एक ब्रिज है वहाँ पे वो लोकेशन थी बड़ी यानी कि बहुत अच्छा था वो लोकेशन बल्कि वहाँ पे कुछ वो वहाँ के गोरे जो थे वहाँ के जो कहने के मुकामी जो थे वो भी आगे साथ उन्होंने देखा कि शूटिंग हो रही तो वो आके कहते कि हम भी इसमें डांस करना चाहेंगे उन्होंने इसमें डांस उनको भी शूट किया आप उनको लोगों भी ने? शूट किया। अब ऐसे गोरों का बड़ा इंटरेस्ट होता है ऐसे पाकिस्तानी म्यूजिक स्पेशली जब इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई। आई रिमेम्बर कि निकाह मेरा मस्जिद के अंदर था एंड देयर वर सम फॉरेनर्स ओवर देयर और वो इतने एक्साइटेड हो रहे थे हम सबको देख के कि वो हमारी पिक्चर्स उतार रहे हैं मतलब वो आ रहे हैं ब्राइड के साथ ग्रूम के साथ उन्हें हर एक जो वहाँ पे एट द टाइम काफी निकाह और इस तरह की चीजें चल रही थी उन्हें हर एक के साथ तस्वीरें उतरवाई एंड दे वर वेरी एक्साइटेड। पाकिस्तानी बड़े शाय हैं ये कहीं चले जाए तो ये उस हम तो दूर से छुप छुप के देखते रहते हैं। अर्मिला जी मैं तो कोई खान साहब नहीं हूँ लेकिन मौसीकी से तो मोहब्बत है मेरी बड़ी पुरानी। तो फराज आपकी जो कंपोजिशन है इस गाने की नहायत मीठी नहायत खूबसूरत और नहायत मेलोडियस बिल्कुल ऐसा और फिर जिस तरह से आपने इसको परफॉर्म किया है और पंजाबी शायरी है शेर होते हैं। अच्छा अब आप अभी उनकी तारीफें करें हमें भी कुछ सुनाए ना पंजाबी सुना दे उर्दू सुना दे कुछ। उर्दू भी सुनाते हैं आपको उर्दू भी सुनाते हैं। गो बहारें 400 हैं फूल की महकार भी जी गो बहारें 400 हैं फूल की महकार भी मेरे दिल का हर दरीचा बंद अब के बार भी तूने मखलूके खुदा को दुख दिए हैं इस कदर देखना एक रोज उतरेगी तेरी दस्तार भी तेरे आने की खबर से आज मैं मखमूर हूँ झूम उठे हैं मेरे घर के दरो दीवार भी। तो महबूब आए तो फिर दरो दीवार तो झूम उठते हैं ना जी। इस कदर नफाक में गुजरी है तेरी जिंदगी याद रखेगा जमाना ये तेरा किरदार भी और जिस तरह लूटी गई हैं इज्जतें और इफ्फतें इस पे शर्मिंदा हैं सारे हुस्न के बाजार भी और जब वफा की बात हो तो सक करें इंसाल हम जब वफा की बात हो तो सक करें इंसाल हम इतना घटके रह गया है इतना घटके रह गया इंसान का किरदार भी। तो मैं चुके बहुत खूबसूरत अब सुनाते हुए सच्ची बात है मेरे रोंगटे खुद से खड़े हो गए। आपने दिल से इसको जो जब है वो चीज आप नेहा खान दिल से लिखेंगे नो डाउट तो उसका इम्पैक्ट भी उस तरह का ही होता है खुद पर भी और दूसरों पर भी। अर्मिला जी जब मुआशरे और सोसाइटी में मंटो के बारे में लोग कहते हैं कि यार वो क्या लिखता रहा है सारी उम्र बड़ी मतलब उरियानी लिखता रहा है तो मंटो कहता है कि मैंने तो वही लिखा है जो मैंने देखा है। मंटो कहता है मैंने वो लिखा है जो मैंने देखा है। लोग लिखने से जरा शर्म महसूस करते थे करने से शर्म नहीं कर रहा कोई तो फिर आप लिखने से शर्म क्यों देखिए ना सोसाइटी में अगर बेरोजगारी है तो हम शायर लिखेंगे ना कि रोजगार नहीं है। अगर बेटी बैठे बैठे बालों पे चांदी आ रही है
तो हम शायर लिखेंगे ना बिल्कुल ऐसा कि ही है। मुआशरे की क्या माशरे मुश्किलात का हैं। एक ऑब्वियसली शायरों का एक बड़ा अहम रोल होता है माशरे के तमाम तर चीज़ों को उसको डिपेक्ट करने में, उसकी अक्कासी करने में, चाहे हर दौर में हो। जितने भी अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, इनफैक्ट शायर हैं आपके, वो हर दौर में इसी तरह से रखते हैं। कुछ शायर होते हैं जो कि जमाने से इंस्पायर होके उनकी पोइट्री होती है, और कुछ शायर ऐसे जैसे शायर मशहूर अल्लामा इकबाल, वो रेवोल्यूशन लाई थी उनकी पोइट्री, वो चेंज आया था। तो बेसिकली ऐसा भी होना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि आप जिस जमाने से इंस्पायर होके लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा आपने लिखा, थोड़ा सा सियासी भी लगा है जो आपने हाँ, मैं कह रही हूँ कि शायर तो ये शायर है, और उसकी कोई एक लाइन ये- तो नहीं है ना, वो तो किसी भी चीज के वो ऊपर आप लिख सकता है। क्योंकि और थोड़ा है सा लोगों में उमंग भी दिलानी चाहिए, ये नहीं कि उससे जमाने के हाथों मजबूर होके, थोड़ी सी उसमें अपनी तरफ से ऐड मोटिवेशन होनी चाहिए। एग्जैक्टली असल मोटिवेशन। असल में जब लिखेंगे ना हस्बे हाल, तो वो सियासी लगता है, सियासी होता नहीं है। सियासी लगता है आपको, सियासी होता नहीं है। जब हम मैशत की बात करेंगे तो ये सियासी बात थोड़ी है। जब हम बेरोजगारी की बात करेंगे तो ये सियासी थोड़ी है। जब हम डॉलर के महंगा होने की बात करेंगे तो ये सियासी नहीं है। जब हम मुआशरे में फैली हुई नाकदरी की बात करेंगे तो ये सियासी नहीं है। पोइट्री का भी तो मुख्तलिफ अकसाम है ना, बिल्कुल कि आप मुजामती शायरी लिख रहे हैं या आप लव की, मोहब्बत की। अब आप फराज है ना, तो फराज ने कहा था ना कि फराज तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया, फराज तूने उसे तूने मुश्किलों में उसे डाल दिया। मुश्किलों में डाल दिया। जमाना साहिब जर है और सिर्फ शायर तू। अब आप क्या कहेंगे कि ये कुछ सियासी शायरी भाई है? बहुत अदबी चली जा रही है गुफ्तगू, और अदबी गुफ्तगू में हम थोड़ी सी खवातीन की बात कर लें। समन, अब ईद गुजर गई, अब सारे मामलात हो गए बखैर आफियत, ईद पे खाने वाने भी खा लिए, शॉपिंग वॉपिंग कर ली, अब शादी सीजन शुरू हो गया। शादी नई सीजन टेंशन। शुरू हुई, मैं कहने लगी थी खवातीन के लिए तो पूरा होती साल ही है बात, बिजी होता है, पूरा कभी साल ईद, busy होता है, कभी कोई ना कोई शादी, कहीं- कभी गर्मियाँ, अभी कभी देखो बड़ी सर्दियाँ। ईद भी आने को है, तो अब हमने एक वॉल्यूम निकाला तो छोटी ईद का हमारा अगला पूरा वॉल्यूम आ गया बड़ी ईद फोकस का। है बड़ी ईद के ऊपर काम करना, और फिर एग्जैक्टली वो शादियों की भी बात है। तो ये सारी चीजें अब साथ साथ चल रही हैं। इस दफा कोशिश यही है कि फैंसी में किया जाए, क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं उनका कहना ये कि कोई इस तरह का हो कि एक दफा अगर ले लिया जाए तो उसको आप आगे पहले ईद पे पहनने, उसके बाद शादियों पे भी यूटिलाइज किया जा सके। तो कोशिश है इस दफा कुछ इस तरह का काम किया जाए ताकि लोग थोड़ा सा उनके लिए बेनिफिशियल हो जाए। आपको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस तो हर वक्त ही रहते हैं, तो उस क्लाइंट के ऊपर ज्यादा फोकस है मेरा, जिसको मैं चाहूंगी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक वार्डरोब कंसल्टेंट हूँ, मैं चाहूंगी कि इतने पैसे खर्च हों कि उसमें 2-3 इवेंट्स भुगत जाए। तो उसके ऊपर थोड़ा सा मेरा काम चल रहा है। अच्छा, बजटिंग का बड़ा मसला होता है अब बहुत तो, ज़्यादा इतनी होता है। एक्सपेंसिव चीजें हो गई, इतना सब कुछ एक्सपेंसिव है। इवन फिर आप कपड़ा खरीदने जाए, मेरे ख्याल से मैंने अपनी ईद के एक आध जोड़ा सिलवाया, मैंने इतने का सूट नहीं खरीदा था जितने मैंने सिलाई और ऊपर के चौंचलों पे लगा दिया उसके। एग्जैक्टली, मतलब बाद में मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि मेरा इतना एक्सपेंसिव सूट नहीं है, लेकिन मैंने उसमें जो चीजें लगा दी है ना, या जो मैंने उस पर डिजाइनिंग कर दी है वो इतनी अच्छा, ये expensive भी हो गई। पूरा एक प्लान होता है जो मैं देती हूँ, जिसमें आपने ये देखना होता है कि अगर आपने 4 सूट बनाए हैं, उन 4 सूट में से आपने 8 लुक्स कैसे निकालनी है या 12 लुक्स कैसे निकालनी है। सिंपल है कि आपने इस तरीके का कलर्स बना लिए, किसी के साथ आप ट्राउजर का कलर चेंज कर सकते हो, किसी के साथ दुपट्टा कलर चेंज कर सकते हो। इवन के मैंने इसके ऊपर भी काम किया है कि अगर एक प्रोफेशनल वुमेन है और उसने किसी मीटिंग में जाना है या वो ऑफिस में है और ऑफिस के राइट आफ्टर शी हैज टू अटेंड सम इवेंट लाइक सोशल इवेंट है, तो उसमें मैं उनको कहूंगी कि जी आपका जो ये दुपट्टा है या ये स्टोल है, ये ऑफिशियल स्टोल है, ऑफिशियल दुपट्टा है। इसके बाद आप इस तरह करें, गाड़ी में बैठे ये दुपट्टा पैक करें, दूसरा फैंसी दुपट्टा निकालें, वो करें अटैच, इयरिंग्स चेंज करें, आपकी लुक क्रिएट हो गई। नाउ यू कैन मूव टू योर सोशल इवेंट। तो उसमें क्या है, सूट तो एक ही बना था, दुपट्टा चेंज किया, आपकी लुक टोटली चेंज हो और ये दुपट्टे से मेरे ख्याल से बहुत फर्क पड़ता है। नॉर्मली बहुत हम फर्क अगर पड़ता है। शादियों वगैरह में जाए, मैंने भी बहुत सारी शादियों पे प्लेन सूट के साथ आप हेवी काम वाला दुपट्टा ले लें, आप वैसे ही इतने तैयार रखते हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल, ज्यादा करने की। बिल्कुल, कुछ। तो बिल्कुल। ये बहुत सारे मिसाल है। मर्द रात को हमारी गुफ्तगू में जरा इंटरेस्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि क्या बड़े खबर मजे है। की बात है, अभी लेडीज इतनी कॉन्शियस नहीं है, मैं कह रही हूँ मेन भी बड़े फराज कॉन्शियस कुछ हैं। कह रहे मैं हैं। ये सोच रहा था कि जो आप ड्रेस के हवाले से जो करती हैं या जो भी उसमें जेंट्स को भी आप ऑब्वियसली हम ऑब्वियसली, क्योंकि इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट का काम ही ये है कि वो मेन वुमेन दोनों के ऊपर तो काम कर फराज, रहे हैं। आप अपनी ड्रेसिंग के हवाले से कितने कॉन्शियस हैं? मैं भी कॉन्शियस हूँ और मेरी जो मिसेज हैं वो जरा मुझे ज्यादा मेरी ड्रेसिंग करती हैं, हाँ, क्योंकि वो आप फील्ड ऐसी उसमें आ अच्छे गई लग ना, रहे हैं। उसके लिए भी उसको होता तो होगा। वो ये उनको भी क्रेडिट जाता है। वाह, अच्छा, वो तो जबरदस्त। मैं ये बताएं थोड़ा सा जी वीडियो सर, माफी के साथ प्लीज प्लीज।
80% जो आबादी है ना, 80% वो देहातों की है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप देहातों में विजिट करते होंगे, जाते होंगे आप भी, जी जी जी, मैं खुद भी जाती हूँ, तो हम देखते हैं कि वहाँ तो बहुत खूबसूरत ख्वातीन, जी मतलब कम्प्लेक्शन के हवाले से, कामत के हवाले से, खदोखाल के हवाले से, फीचर्स के हवाले से, सरतापा बहुत स्मार्ट खूबसूरत, लेकिन पहनने को वैसे कपड़े नहीं है उनके पास, मुआशी नामवारियों की वजह से। तो क्या कुछ कम रेट्स के भी ऐसे कपड़े सर, मैं डिजाइन आपको ना इसके हवाले से अपनी एक कैंपेन जो है वो मुतारिफ करवाना चाहूंगी। अरमला नो अबाउट दैट कि हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू की थी जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान में, मैंने एक ऐड चलाया और एक अखबार है उसने मेरी उस हवाले से बड़ी मदद की है और उन्होंने वो ऐड चलाया। अरमला, मैं अखबार अकबर की बड़ी थैंकफुल हूँ, आप भी, आपकी बसातत से, और मैं ये क्लिप भी उनको सेंड करूंगी। सर, उन्होंने कैंपेन में मेरी बड़ी मदद की। उन्होंने कैंपेन ये चलाई कि अगर आपके पास कोई ऐसा लिबास है, हम करते हैं ना कि मुझे फिटिंग ठीक नहीं है, ये कलर मुझ पे सूट नहीं कर रहा, मैंने नहीं पहना, ये वो, तो हम क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप इसको पैक करके हमें डिलीवर कर दें। हमने अपना एड्रेस दिया, हमने कहा आप डिलीवर करें, मेरे पास इतने ज़रूरतमंद लोग हैं। उसके बाद मैंने सर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमने बड़ी ही खामोशी के साथ, हमने उसको वायरल नहीं किया, खामोशी के साथ हमने अपने नीडी लोगों से राब्ता किया, उनको वहां पे बुलाया, उनकी फिटिंग्स करके वो हमने उनको हैंड ओवर कर दिया। OLX पे भी आप करते होंगे? नहीं, मैंने सोशल मीडिया, फेसबुक से ही मदद ली और मुझे कोई किसी से मदद नहीं चाहिए थी, क्योंकि माशाल्लाह ये अखबार ने और सोशल मीडिया ने मेरी बहुत अच्छी मदद की। सोशल मीडिया से समन बहुत सारी चीजें आपकी स्मूथ भी हो जाती हैं, एटलीस्ट आप खुद अप्रोच कर सकते हैं लोगों से। इनफैक्ट हम यहाँ पर जितना शो पे हमें, क्योंकि 6 days a week है, हमें गेस्ट चाहिए होते हैं, हम टैलेंट को ढूंढ रहे होते हैं, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू उनसे रब्ता करते हैं और दे रिस्पॉन्ड टू अस, बिकॉज वो भी उतने ही एक्टिव होते हैं, बिकॉज वो भी प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं ना कुछ आपको मिलता रहे। अच्छा जी, इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर। तुझे मेरा मन सावरे, मेरे नैना हुए हैं बाबरे, मेरे नैना हुए हैं बाबरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सावरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सावरे, मेरे नैना हुए हैं बाबरे, मेरे नैना हुए हैं बाबरे, दिल मेरे ने तुझे दिलरुबा माना, हो गया इश्क में तेरा दीवाना, तेरे बिना जीना लगे मुश्किल सब जीना लगे, तेरे बिना जिंदगी जिंदगी न लगे, ढूंढे तुझे मेरा मन सावरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सावरे, मेरे नैना हुए हैं बाबरे, मेरे नैना हुए हैं बाबरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सावरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सावरे, मेरे नैना हुए हैं बाबरे, मेरे नैना हुए हैं बाबरे। यादों की बरसातों में, तारों भरी रातों में, क्यों तेरे वादों वाला चाँद नजर न आए, यादों की बरसातों में, तारों भरी रातों में, क्यों तेरे वादों वाला चाँद नजर न आए, चांदनी चांदनी न लगे, दिलकशी दिलकशी न लगे, तेरे बिन जिंदगी जिंदगी न लगे, ढूंढे तुझे मेरा मन सावरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सावरे, मेरे नैना हुए हैं बाबरे, मेरे नैना हुए हैं बाबरे, ढूंढे तुझे मेरा मन
क्या कहना, वेरी क्या नाइस, कहना। वेरी नाइस। बहुत कह लेना एक मध्यम सी धुन के साथ, लेकिन बहुत इफेक्टिव। मैं कहता हूँ कि मैंने तो पहली मरतबा देखा भी और सुना भी है, आपको बड़ी मुबारक है जी, शुक्रिया। और इतनी मीठी धुनें और इतनी खूबसूरत धुनें और दिल में उतर जाने वाली धुनें। फराज, आपको वो टाइम याद आया जब आप एक कंपटीशन में पार्ट लिया था और सब जज जैसे बैठे कमेंट कर रहे थे? ऑब्वियसली वो तो एक है एक्सपीरियंस है, और पास्ट में जो मेरे साथ जिस तरह से एक तरक्की की मनाजिल तय होती रही, अभी भी मैं समझता हूँ मैं उसी प्रोसेस में हूँ, क्योंकि ये जो सीखने सिखाने का अमल है ये हमेशा जारी जी, रहता है। जी, जारी रहता है। तो जैसे फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे जब गाया तो इतने ज़्यादा कंटेस्टेंट्स थे रियलिटी शो में, तो उनमें से फिर सिलेक्ट होते होते फिर डिफरेंट एपिसोड्स में पार्टिसिपेट करके फिर सेमीफाइनल और फाइनल में विन करना, तो एक बड़ी अच्छी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। और फाइनल में एक इंडियन आर्टिस्ट थे, एक मिडिल ईस्ट से थे, एक पाकिस्तान से मैं था, तो दुबई में ये हुआ था, तो दुबई मैंने विन किया। ये सुर्ख क्षेत्र था आई गेस। नहीं, ये सारेगामा अच्छा, जी सही। जी टीवी सारेगामा मिडिल ईस्ट पाकिस्तान। और इसी तरह उससे पहले पाकिस्तान में भी हुए हैं रियलिटी शो, जो कि मैं द फर्स्ट जैज आइकॉन के नाम से था, मोबलिंग स्पॉन्सर था, वो मैंने विन किया था। और फिर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जो कि इंडिया मुंबई में थी, वहाँ पे तो मुंबई में हम रहे थे तकरीबन कोई 8-9 महीने, 1 साल के करीब। अच्छा। तो वहाँ पे भी टॉप 10 फाइनलिस्ट में था, लेकिन वो आपको याद होगा ताज होटल में जो अटैक्स की वजह से प्रोग्राम आगे मजीद कंटिन्यू नहीं कर सके। कराची के वो भी थे वहाँ पे कॉमेडी सर्कस में, शकील साहब भी वहाँ पे कर रहे थे, तो दोबारा हमने जाना था लेकिन नहीं, घर वालों ने इजाजत दी, तो वहाँ पे वो जरा हालात ऐसे थे, वो शकील साहब गए, फिर उनको जरा उन्होंने कहा कि नहीं आना इधर। वहाँ तो अक्सर बाद में यही करते हैं, फिर खुद ही बुला के गाने के बातें हैं, उनका तो बेचारों का यही हाल है। ये है कि बस आपस में दोनों ममालिक अच्छे अपने ताल्लुकात रखें ताकि लोग वहाँ के भी इसी तरह के, मैं मुंबई में रहा हूँ और वहाँ की गलियों में सड़कों में तो नहीं होता कि आप कहीं और बिल्कुल वैसे जैसे आम यहाँ के लोग हैं, ज्यादातर लोग जो आते हैं ना वो यही कहते हैं, बहुत प्यार वाले हैं। मुंबई में ऐसे एक गुजरे थे, मैं था साथ शुजात अली खान था, तो हम ऐसे कहीं खाने के लिए निकले रेस्टोरेंट में, मुस्लिम रेस्टोरेंट हम ढूंढ रहे थे, तो वहाँ पे एक शख्स किसी दूसरे शख्स पे थोड़ा सा तशद्दुद कर रहा था, तो हमने उनको आपस में उनकी सुलह करवाई, तो वो देख रहे थे कि हमने कि ये कहाँ से आए हैं, यानी कि कौन लोग हैं ये तो हमने अब उनको, वो हिंदू थे वहाँ पे, वो लड़ रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं यार ये क्यों लड़ रहे हैं, तो इसी तरह वहाँ पे फिर हमारी जान पहचान हो गई, लोग जानना शुरू हो गए। फिर वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो वहाँ पे भी मैंने एक आध बार गया, ऐसे बहुत वो झोपड़पट्टी भी है वहाँ पे, ऐसी बहुत मशहूर है मुंबई में झोपड़पट्टी, और वहाँ पे मस्जिदों में जाके इबादत भी कर रहे हैं और डिफरेंट जगहों पे जाके लोगों का साथ भी दे रहे हैं। फिर हिंदुओं ने हमारे साथ रोज़े भी रखे, ये एक बहुत वो थी कि उन्होंने कहा कि ये रोज़े क्या होते हैं, फिर हमने उनको बताया कि इस तरह से रोज़े रखते हैं, सारा दिन कुछ खाना नहीं होता, तो फिर वो वहाँ के जो मुकामी हिंदू थे कंटेस्टेंट्स, उन्होंने हमारे साथ रोज़े रखे। मैं वो ओमान के भी आर्टिस्ट, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू दोनों कम्युनिटी साथ थी, तो वो कुछ हमारा साथ करते थे, हमारा ख्याल रखते थे, हम उनका भी ख्याल रखते थे। वो आपकी बात बड़ी, उनकी जो पूजा होती थी, उनकी पूजा में कभी हम भी थोड़ा बहुत पार्ट प्ले करते थे, बैठ जाते थे एहतरामन के, उनकी वो रिस्पेक्ट, वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप उनके वो मजहब की असल में रिस्पेक्ट मैं जो आपने बात की, बड़ी शानदार बात है कि जो हमारा दीन है वो तो है ही अमल का दीन, बेशक, मतलब है कि इस्लाम इज अ प्रैक्टिकल रिलीजन, इट्स नॉट सिनोनिमस फॉर स्पेकुलेटिव नॉलेज, इट टू प्रोड्यूस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। आपने वो आइडियाज इम्प्लीमेंट किए हैं, तो आप देखिए हिंदू रोजा रखने लग गया, तो ये जो लोग अमल से अपना काम करते हैं और उनके पेशे नजर नियत होती है, तो रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन कैसे फैलाया? आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। और मेरे ख्याल से हर रिलीजन की अपनी रिस्पेक्ट है, आप आर्ट उसको इज दें। यूनिवर्सल थिंग कि हम आर्ट को जिस तरह से, अब कहते हैं ना सुरों में 7 सुर, यहाँ पे भी वही हैं, और वेस्ट में चले जाए वहाँ पे भी वही, वहाँ पे उनके जो नेम है वो जरा चेंज, डो रे मी फा,
सोला टीडो इस तरह करके है। तो यहाँ पे सारे गाँव पादा निशा है, चाइनीज में कुछ और होगा शायद। जबरदस्त जबरदस्त। एक छोटा छोटा मैसेज आज के दिन के लिए क्या कहेंगे हमारे देखने वालों को? देखने वालों के लिए सिर्फ ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। जिसके 2 बच्चे हैं, 4 हैं, एक तो मैं ये भी मैसेज दूंगा कि बच्चे जो हैं वो भी इदराक है सबको कि हमें अपने बच्चे कम जो हैं वो होने चाहिए हमारे, और उसमें दूसरा ये है कि उन बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि तालीम वो वाहिद रास्ता है जिससे फ़र्द भी, जिससे मुआशरा भी, जिससे कौम भी आगे बढ़ सकती। लवली। समन, क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो क्योंकि छोटी ईद जो है वो खुशियाँ बांटने का नाम है, तो आप खुशी जो है वो बांटें, मिल बांट कर खाएं। जो कोताहियाँ रह गई इस छोटी ईद में, जो आप नहीं कर सके, जो लोगों को गिफ्ट्स नहीं दे सके, ईदियाँ नहीं दे सके, सैलरीज नहीं दे सके, तो मैं चाहूँगी कि ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी मैं ये चाहती हूँ कि लोग इस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस में लेकर आएँ, और बड़ी ईद में जो है वो सारी जो कोताहियाँ आपकी हो गई हैं, कोशिश करें कि उसको मिल बांट कर खा कर ही मज़ा है, और उस मज़े का जो अपना एक रंग है। और मैं चाहूँगी कि खुशी जब आपने बांट कर की तो वो दुबाला हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो मेरी बस एक ये रिक्वेस्ट और मैसेज है, खुशियाँ बांटें और समेटें। फराज, डिफरेंट बहुत से मैसेजेस मेरे जहन में इस वक्त गर्दिश करें कि मैं कौन सा मैसेज कहूँ, लेकिन अभी जो मुझे ज़्यादा फील हो रहा है वो ये है कि जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे कहें कि वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट को इस तरह से बनाएं कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो थोड़ी कम हो सके, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, जिस वजह से लोगों के जहनी तनाव भी ज़्यादा हो रहे हैं और शिद्दत भी आ रही है, लोगों के लहजों में ज़्यादा शिद्दत आ रही है, बहुत सारे और ट्रैफिक में बहुत तेज़ी आ रही है। अगर ये नॉइज़ पोल्यूशन ज़रा कंट्रोल होगी, बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को अगर आप कुछ पैसे नहीं दे सकते, ईदी नहीं दे सकते, तो ये रूहानी तस्कीन दें कि थोड़ा साइलेंट भी रखें, क्योंकि पॉज भी होना चाहिए। म्यूजिक में भी ये होता है कि सुरों में गैप आता है, थोड़ा सा सुर के बाद पॉज आता है, तो वो बहुत एक प्लेजेंट होता है। लवली, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। जनाब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ईद खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक हम उस फेज में हैं कि हम ईद की सेलिब्रेशन थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, बातें करें जी ईद कैसी गुजरी कैसी नहीं गुजरी। मैंने आपको आगाज में बताया था कि हम मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपनी ईद का दिन कैसे गुजारा, मतलब क्या सेलिब्रेशन रही, उस पर हम बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद होंगी पॉलिटिशियन है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सादिया सुहेल साहिबा। उनको वेलकम करेंगे। कैसी हैं सादिया? आपको भी गुज़िश्ता ईद मुबारक। आपको भी गुज़िश्ता ईद मुबारक। सादिया तो हमारे साथ मौजूद है ही, मैडम उसके साथ साथ हमें मधु ने भी ज्वाइन किया, जो कि एक्ट्रेस है, उनको भी हम वेलकम करेंगे। मधु, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद बहुत अच्छी गुजरी। अच्छी गुजरी। चलिए मधु, सादिया और हमारे साथ सिंगिंग के बगैर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा शो कंप्लीट है। नासिर विराज साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करेंगे। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। ईद भरपूर तरीके से मनाई आपने? आप सबको ईद मुबारक। जागो लाहौर जितने भी देखने वाले हैं मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को, पूरी दुनिया के सबको नाद ईद मुबारक। लवली लवली। सादिया सुहेल साहिबा, पॉलिटिशियन की ईद हो या आम दिन हो, मेरे ख्याल से मसरूफ ही गुजरता है, लेकिन अब एट द एंड फैमिली को भी देखना होता है, तो ईद का दिन कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। हमारी तो ये रिवायत है कि पहले दिन सब फैमिली मेरी तरफ इकट्ठी होती है, तो वो माशाल्लाह 60-70 गेस्ट होते हैं, और मुझ पे वाजिब होता है कि खाना मैं खुद बनाऊं। अरे वाह। तो वो फिर कश्मीरी हूँ, खाने का शौक भी होता है, बनाने का भी शौक होता है, तो फिर खाना बनाया और सब आए इकट्ठे हुए। मैं कहती हूँ ईद नाम इसी चीज़ का है कि इकट्ठे हों, मिलें, रूठों को मनाएं, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करें, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। अब तो बच्चे माशाल्लाह बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं। बहरहाल मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा रमज़ान आप इबादत में एक बड़ा अच्छा माहौल होता है, और उसके बाद ईद उसका तोहफा, तो उसको फिर साथ साथ पार्टी के लोग होते हैं, अपनी पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती हैं, हमारे लोग वर्कर्स हमें मिलने आते हैं और हमारे पार्टी के फ्रेंड्स मिलने आते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है उन सबसे, क्योंकि वो भी फैमिली हो जाती है आपकी, और आप इतने आपस में अटैच हो जाते हैं, तो उनको मिले बगैर भी ईद कंप्लीट नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह गुजरी, लेकिन ऐसे में ऐसे लोगों को याद रखा
कि जिनके पास खुशियों की कमी पेशी होती है तो उनको भी खुशियों में शरीक किया, इसलिए खुशियाँ ज़्यादा दोबाला हो गई। बिल्कुल। मधु, आपकी ईद कैसी गुजरी? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी ईद, क्योंकि हमें तो शोबिज में कि दिन रात शोबिज से घर से बाहर ही ज़्यादा रहते हैं हम लोग, कि रात को भी शो पे, दिन में शूटिंग पे। तो ईद के दिन ऐसे होते हैं कि हम लोग फैमिलीज में ज़्यादा करते हैं कि फैमिली साथ हो, कि ईद का दिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा, कि फैमिली सारी साथ थी और बहुत एंजॉय किया फैमिली के साथ। ठीक है। अच्छा, कोई मूवीज वगैरह रिलीज भी हुई हैं? जी जी, ईद पर मेरी पंजाबी मूवीज एक रिलीज हुई है, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। मैं थिएटर भी कर रही हूँ। अच्छा। तो उसका भी माशाल्लाह ईद के दिनों में तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। वैसे तो होता ही, लेकिन ईद के दिनों में थिएटर ज्यादा मुश्किल है या फिल्म? थिएटर। वो क्यों? लाइव काम है, वहाँ पे हर तरह की ऑडियंस बैठी होती है, और थिएटर पे काम करना मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम है। आपको फौरन रिएक्शन मिलता है पब्लिक का। हाँ बिल्कुल, वेरी हार्ड जॉब। लाइव शो में तो हम लाइव शो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हमें यहाँ स्टूडियो में कोई कुछ नहीं कहने वाला है या कुछ ऐसे, लेकिन एट द एंड आप लोग जब स्टेज पे परफॉर्म करें तो वो डिफिकल्ट होता है। क्योंकि हर तरह की ऑडियंस बैठी होती है, कोई भी बात कर सकता है, हम किसी को मना नहीं कर सकते, और उस पे जैसे हमें पता है कि किस तरह हम लोग करते किया जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। नासिर बिराज साहब, आपकी ईद पे क्या एक्टिविटीज रही? मेरी ईद जो है माशाल्लाह, मैं यहाँ पर बहुत लोग कम जाते हैं, मेरी ईद वहाँ पर होती है मेंटल हॉस्पिटल में। जो मरीज़ हैं मैं उनके साथ ईद भी, और उसके बाद अगर मेरे सालगिरह आती है उनका केक भी जो मैंने काटना है वो उन मरीजों के साथ काटना है। बहुत अच्छे, क्योंकि मैं अपनों को तो हर बंदे मिलता है, अब ये देखना उनको भी अपने ही बनाना है हमने। तो ईद पर जब जाते हैं ना तो इतना खुश होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर वो 20-20 रुपये ना नए नोट लेते हैं ईद में। अच्छा। हाँ, ज़्यादा नहीं लेते, कहते सानू 20 रुपये दियो बस नवे नोट जो। अब देखें फिर हमारा सिस्टम अल्लाह ने ऐसा किया हुआ है कि मैं जब जाता हूँ तो सबको 20-20 रुपये ईद भी, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ईद पर खुदारा सब लोग जो है ना वो वहाँ पर जाया करें, उनको ये एहसास हो कि हमारे मिलने वाले अपने हैं। तो रिश्तेदारों से तो हर बंदा ईद मनाकर खुश होता है। देखिए मैं कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं है कि जो मैं उनके बगैर जो मैं करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आपके रमज़ान मुबारक में शेर मियां दाद साहब के साथ भी कोई कलाम हुआ, उसके हवाले से भी बताएं। जी, वो बहुत अच्छा है नाम। शेर मियां दाद साहब, आपको पता है कि वो पूरे मुल्क का एक नाम है, पूरी दुनिया का एक नाम है, सूफी कलाम में उनका नाम है। मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने जो अपना कलाम था मेरा तस्बीह का मन का, उन्होंने सुना एक प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ नाम से उन्होंने बहुत अप्रीशिएट किया। तो उन्होंने कहा नासिर बराज बहुत अच्छा लगा था, तो मैं कहा जी मिल के कर लेने, फिर बहुत अच्छा लगा। फिर उनका एक सूफी स्टूडियो में उसमें नाम उन्होंने वो कलाम किया जो कि बेहद माशाल्लाह मकबूल है, बहुत अच्छा जा रहा है। रमज़ान के महीने में मैसेज भी हैं उनमें बहुत अच्छे ना कलाम में, और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। ज़बरदस्त। अच्छा, नासिर बिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे रिक्वेस्ट तो करेंगे कि हमें कुछ सुना दें, लेकिन उस गाने के बाद फिर हम सादे साहिबा से पूछेंगे कि अब ईद के बाद जो है सियासी मैदान में क्या गर्मा गर्मी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, कुछ तहरीकें वरीकें चल रही हैं। सादे साहिबा अभी आपसे ही पूछेंगे। नासिर बिराज साहब क्या सुनाएंगे आप? जी, मैं जो भी होगा भंगड़ा को सुना देते हैं। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ਮੁਕਰਾਇਓ ਦਾ ਚੰਨ ਦਾ ਟੋਟਾ, ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਤੇ ਕੱਦ ਸੀ ਛੋਟਾ। ਹਾਏ ਮੁਕਰਾਇਓ ਦਾ ਚੰਨ ਦਾ ਟੋਟਾ, ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਤੇ ਕੱਦ ਸੀ ਛੋਟਾ। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਹਾਏ ਬਾਊ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਬਾਊ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਬਾਊ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। सारी कुड़ियां बस तेरे नाल प्यार नखरे भी असी तेरे सारे सवांगे लोगों ने अज असी रुकांगे पंगड़ी च तेरा ना कुछ और नहीं करो नच करना तेरे ना कुछ और नहीं चलो नच नच अज ओ तेरी की हलावेगी सानू मार देवेगी तो सोरी कह जावेगी। देख के ओदियां शोख अदावां मैं ओदे ते मरदे ही जावां।
नासिर भाई साहब, आपने तो सुबह सुबह एनर्जी लेवल अप कर दिया है। थैंक यू। तो मधु ने भी मुझे लगता है बहुत एंजॉय किया गाने को। बहुत ज्यादा। अच्छा जी सारी साहिबा, अभी हम सुनने में आ रहा था, आपने भी सुना ही होगा उड़ती उड़ती खबर कि कुछ तहरीकें चलने वाली हैं ईद के बाद। उन्होंने कहा था, क्या आप लोग तैयार हैं उसके लिए? हुकूमत जी बिल्कुल तैयार है, और अपोजिशन करती होती है इस तरह के काम, करने भी चाहिए। और बस लुत्फ तब है कि अवामी मसाइल पे निकले, लोगों के मसले पे निकले, हुकूमत को गाइड करे और पार्लियामेंट के अंदर बैठ कर बातचीत करे। और तहरीकी 47-46 टेम्परेचर पे निकालना एक अच्छा काम है। जरा आप लोगों ने बहुत जबरदस्त काम किए हुए, ये 46 टेम्परेचर वाले। हमारी ट्रेनिंग खिलाड़ी की ट्रेनिंग थी, बड़ी सख्त ट्रेनिंग आप लोगों तो कंटेनर पे चढ़ जा रहे थे, और उसके बाद जो मीडिया पर्सन थे वो बेचारे क्रेनों पे चढ़े हुए। और पता क्या होता था, इनको एक्चुअली काफी लंबा स्पैन, इन्होंने 35 साल दोनों पार्टियों ने गवर्नमेंट में गुजारे हैं, इनको जरा आराम तलबी की थोड़ी आदत है। चले अच्छा एक्सरसाइज होनी चाहिए। कहने वाले तो वैसे ये भी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून कभी भी स्ट्रीट पार्टी नहीं रही। तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट है कि वो स्ट्रीट पार्टी रही है, तो इसके वाले से फिर मुश्किल तो आएगी तहरीक चलाना। पास स्ट्रीट स्ट्रेंथ वैसी की नहीं रही जो पीपल्स पार्टी की कभी होती थी या नून लीग की। ये चीजें इनको अभी अंदाजा होगा जब तहरीक का आगाज होगा, आप भी देखेंगे। वैसे तो अल्लाह ताला मैं समझती हूँ ये अक्ल और शऊर दे सबको कि हमें जरूर एहतजाज भी करने चाहिए। ये अपोजिशन की खूबसूरती, जमहूरियत का हुस्न भी है, लेकिन वो लोगों के इश्यूज पे, मसाइल पे, मुल्क के मफादात की खातिर करने चाहिए। अपनी करप्शन बचाने के लिए, खुद को नाब से बचाने के लिए इधर उधर के तरीके, वो कहते हैं हम पब्लिक को तकलीफ में देख ही नहीं सकते, वो तो इसलिए सड़कों पे आ रहे हैं। 35 साल जो उन्होंने पब्लिक को दूध की नहरें बहा के दी हैं और जिस तरह की जिंदगी दी है, वो आप और हमसे ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन आज अगर आवाज निकली है तो वो अपनी पकड़ धकड़ पे निकली है, एहतसाब पे निकली है। और जो देखिए ना, इनका बच्चा पैदा हो तो वो सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हो, वो पैदा होते ही अरबपति हो, करोड़पति हो। और गरीब का बच्चा 3 वक्त की रोटी। आज मुल्क जिस हालात में है, 8-9 महीने की वजह से तो नहीं, हमारी गवर्नमेंट की वजह से आगे ना हमें आर्टिफिशियली डॉलर की प्राइस मेंटेन करने से जो नुकसान हुआ, आर्टिफिशियली चीज़ें होती थी, प्रायोरिटी सेटिंग नहीं की हमने, डेवलपमेंट में लगाया, हमने सड़कें ब्रिज बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी होता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपके एजुकेशन के इशू हैं, साफ पानी का इशू है, सैनिटेशन है, इन्वायरमेंट है, यू नेम इट, हर जगह इश्यूज़ हैं। अदारे कमज़ोर हैं, अदारों को इंडिपेंडेंट करना, अदारों को में राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखने के लिए बहुत सारे काम की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब ये काम करेंगे। अच्छा, क्योंकि अभी चूंकि ईद के बाद का उन्होंने कहा था कि वो सड़कों पे निकलेंगे, हम कंटेनर्स पे चढ़ेंगे, जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने टफ टाइम दिया था हुकूमत में जब ये नून लीग थी, तो हम भी उसी तरह से टफ टाइम देंगे। कुछ स्ट्रैटेजी आप लोगों की जानिब से या हुकूमत की जानिब से आप लोगों को ब्रीफ किया गया हो? क्योंकि टैकल तो ऑब्वियसली आप लोगों को करना है। बिल्कुल हर लेवल पे टैकल करने का है और मामलात अच्छे तरीके से होगा कि लेकिन अगर कहीं भी ये लगे कि ये रियासत के खिलाफ कोई जंग है या अंदरूनी खाना जंगी की कोशिश है, तो उसको भी टैकल करने का हम तमाम तरीके जानते हैं। अच्छा, जानते हैं, बस सही है, तैयार है ये जी। अब मैं तो इस बेचारी थी कि एक आध नून लीग की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए थी, ताकि हमें पता लगता है उनके क्या प्लान है और उनके काउंटर अटैक्स होने वाले। नासिर बिराज साहब, आपको सियासत में दिलचस्पी है? बिल्कुल है जी। अच्छा जी, फिर मुझे ये बताए ना कि अब वैसे तो जब फनकार होते हैं तो वो कोई ना, स्पेशली सिंगर्स, वो पॉलिटिकल सिनेरियो पे कोई ना कोई गाना वाना जरूर बनाते हैं। आपका आज तक बहुत गाने मैंने बनाए हैं। अच्छा। लेकिन अब गाना जब सुनाते हैं ना तो लोग पूछते हैं, हाँ। गाना किदे वास्ते गाया सी? हाँ, ए गल ते ही। लेकिन और फिर आप छुपते फिरते हैं। अच्छा, छुप रहे हैं? असल में बात ये है कि गवर्नमेंट ने ऐलान तो बहुत किया माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई, सब लोगों की उम्मीदें थी। अभी सिंगरों का एक वजीफा है, सिंगरों पर तवज्जो नहीं दिया रही, ठीक है। जिन्होंने गाने गा कर स्टेज को ना खूब किया और वज़ीर आज़म साहब को लेकर आए, ठीक है। अब वज़ीर आज़म साहब सिंगरों को कुछ भूले हुए हैं, तो इनका वजीफा जो है ना महाना लगा हुआ था, 1 साल से नहीं मिल रहा किसी को भी, और कोई गौर नहीं हो रही है। अभी मैंने एक फंड मंजूर करवाया सिर्फ इमाम बुखारी साहब से, हीर संगार हमारी कैंसर की मरीज थी, उसके लिए मैंने इतनी जदोजहद की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो कितने क्लिप मैंने बना कर भेजे हैं फेसबुक पर, वो देखे हैं। तो अब जो है वो फंड मंजूर हुआ 5 लाख का, तो अब उसे मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब फनकार गिर जाए तो फिर उस पर तवज्जो दी जाए, उसके मरने के बाद उसको दिया जाए। ये वजीफ़ा पहले देना शुरू हो जाएंगे ना
तो फनकार जिंदे ही रहेंगे, बीमार भी नहीं होंगे। तो मेरी अपील है जनाब गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके, हमने आपके बहुत सॉन्ग गाए हैं। से तो जवाब लेंगे। मधु, मैं आपकी जाने पे आऊंगी। फनकारों के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से कुछ शिकायत रहती हैं। पिछले दौर में कुछ सेटिस्फाई लगते थे, फिर शिकायत आना शुरू हुई उसी दौर में, अब फिर कुछ उम्मीदें तो थी। आप लोगों को क्या लगता है किस हद तक फनकारों के लिए एटलीस्ट काम किया जा रहा है इस गवर्नमेंट की जानिब से? इस हुकूमत से तो कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो फनकारों के लिए किया जाए, क्योंकि हमारे स्टूडियो में जाके देखें, जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, जितने भी लोग हैं, वो बेचारे बीमार हो जाते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, क्योंकि आजकल जिस तरह आपको भी पता है कि अब जो 10 रुपए की चीज़ है वो 50 रुपए की हो गई है, तो वो बेचारे अब बच्चों की मेडिसिन नहीं ले सकते। मैंने अब रमज़ान में ऑफिस जाती रही हूँ और मैंने जहाँ जैसे लोग मेरे पास आते थे तो मैं देखती थी कि बेचारे हमारे टेक्नीशियन, क्योंकि हमारी पहले इंडस्ट्री माशाल्लाह बहुत अरूज पे थी और सबका रिजल्ट चल रहा था, सब लोग काम कर रहे थे, तो अब इंडस्ट्री का भी हाल आप लोगों के सामने है। जो भी है, हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए कोई डिस्पेंसरी ही बना दे स्टूडियो में, कि जहाँ पे वो लोग बेचारे आए, अपना इलाज करवाएं, अपने बच्चों को लेके आए। इतना सा तो हुकूमत कर सकती है ना, और कुछ नहीं कर सकती। इस पे मैं प्लीज इस पे थोड़ा सा, फनकार हमारे मुल्क का सरमाया भी होते हैं और हमारे मुल्क का नाम बाहर बैरून मुल्क रोशन भी करते हैं और इनके नाम से बड़ी पहचान होती है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि फनकारों के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, इनके लिए रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। तो ये कि मैं भी बिल्कुल इत्तेफाक करूँगी कि हम किसी फनकार के मरने या बीमार होने का इंतजार क्यों करते हैं, उससे पहले ही उसके काम को अप्रिशिएट करके उसको टेक केयर करनी चाहिए। अच्छा, इस पे प्रॉपर काम हो रहा है। जहाँ तक मेरी बहन की बात है, फार्मेसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर एवरीवन, सबके लिए होते हैं, लेकिन है कि सही बात है फनकारों के मसाइल हैं। खास तौर पे एक तो वो जो ऐसे खूबसूरत चेहरे हैं जो लोगों के सामने रहते हैं, ये तो फिर भी हाईलाइट लाइमलाइट में आ जाते हैं, लेकिन जो कैमरे के पीछे है, टेक्नीशियन है, ये लोग बहुत ज़्यादा देखिए। एक तो इसमें इंडस्ट्री का जवाल का असबाब भी हैं। एक तो हमने हमसाया मुल्क की फिल्मों को इजाज़त दे दी और चीज़ें अपनी इंडस्ट्री को बिठा दिया। हमें डे 1 से अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए था, अपने फनकारों को अच्छी तरीके से मुआवजे मिलने चाहिए थे। कि हम जो बैरून मुल्क भागते हैं हमारे फनकार, उसकी वजह यही है कि उनको सही तरह एक्नॉलेज नहीं किया जाता। और हमारे यहाँ अकेडमियाँ बनने की ज़रूरत है, चाहे इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स हो। बाद में ये सीनियर हो जाते हैं, काम ना भी करें, इंस्ट्रक्टर के तौर पे वहाँ एज उस्ताज़ा के तौर पे, ट्रेनर्स के तौर पे आएँ। इनका आगे पूरी इनकी फैमिली को देखें। अगर ये काम या नौकरियाँ करना शुरू कर दें तो इनका फ़न तो फिर इसी काम ज़ाया हो जाएगा। और पूरी दुनिया में रवाज है कि जो फनकार होते हैं इनको एज ए इंडस्ट्री हमें इसको मानने की ज़रूरत है। मेरी डिस्कशन हो रही थी, हमारी एक बड़ी मीटिंग थी इम्पोर्टेंट शमशान बुखारी साहब के साथ, और इसमें ऑन बोर्ड ले रहे हैं इंशाल्लाह हम। हमारी पूरी एक कोर टीम फनकारों की है जो साथ है, और हमने उनसे हमने डायरेक्ट फनकारों से मांगी है तजावीज़ कि वो उनके मुस्तकबिल के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए। और मैं समझती हूँ बजट का भी एक पोर्शन इस इंडस्ट्री के लिए भी रखना चाहिए। इसकी साख जो गिर रही है, यहाँ ना हदायतकारों ने, डायरेक्टरों ने बहुत कमाया, टॉप के चंद एक लोगों ने कमाया, बाकियों को कोई फैसिलिटी हासिल नहीं हुई। उन्होंने कमाया इस इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ एफर्ट नहीं लगाया। इंडिया में देख लें, अगर हम इंडिया की मिसालें देते हैं या उनकी तरफ भागते हैं, उन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री को के लेवल ऊंचा किया, अपने वर्कर्स का लेवल ऊंचा किया। तो हम अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो हमें ये चीज़ें सीखनी भी चाहिए। इसलिए पूरा बोर्ड है जो माशाल्लाह फनकारों पे, अच्छे पढ़े लिखे लोगों पे और टेक्नीशियंस की नुमाइंदगी है जो इंशाल्लाह अपनी रिफॉर्म्स ला रहे हैं और इसमें बहुत बेहतर काम होगा। एक हेल्थ कार्ड का जनाब कहा हुआ जी, हेल्थ कार्ड का भी इजरा हो रहा है, लेकिन वो प्रोसेस जो है ना वो गुम ही हो गया, क्योंकि वो फैजल हसन चौहान मैं का था। आपको इसकी डिटेल बता देती हूँ। अच्छा सादिया, अगर हम ये डिटेल एक ब्रेक के बाद डिस्कस कर लें हेल्थ कार्ड के हवाले से। सॉरी जी, मेरा गला भी कुछ बैठ गया, ईद पे कुछ बदतमीजी की मैंने। अच्छा जी, कुछ ब्रेक के बाद हम इस हेल्थ कार्ड के हवाले से सादिया से मजीद भी डिस्कशन करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। ईद के हवाले से डिस्कशन हो रही है, कुछ पॉलिटिक्स को भी हम डिस्कस करें। हेल्थ कार्ड के हवाले से नासिर रियाज साहब ने सादी साहब से सवाल किया था। सादी साहब क्या कहेंगी हेल्थ कार्ड? अच्छा, हेल्थ कार्ड पे काम बड़ा तेजी से हो रहा है, होना ये नादरा के थ्रू है। अच्छा, इसमें ये था कि पहले एक डाटा कुछ इन्होंने भी एक तो कार्ड्स निकाले थे मखसूस लोगों के लिए जो
रजिस्टर्ड थे बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए, बिल्कुल। उसी डाटा को ये दोबारा यूज कर रहे थे हम। अच्छा, उस डाटा में काफी मैनिपुलेशन हुई थी कि कुछ अपने ही खास मखसूस लोगों के जमा करा के और उन्हीं को पैसे मिलते थे। उस डाटा पे थोड़ा सा काम हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह बाकायदा इसका अजरा शुरू हो जाएगा और इसमें आप 7 लाख तक इलाज करा सकते हैं। और खूबसूरती इसमें यह है सबसे ज्यादा कि इसके लिए आपको सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां से भी आप इलाज कराना चाहते हैं, ये कार्ड वहां इस्तेमाल होगा। और ये मखसूस सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए नहीं है। इस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे प्रेशर भी रिलीज होगा और एक अच्छे किसी भी समटाइम कोई कैंसर रिलेटेड अल्लाह ना करे कोई हॉस्पिटल है, कोई किडनी रिलेटेड हॉस्पिटल है, कोई लिवर रिलेटेड हॉस्पिटल है, वो शायद फैसिलिटीज गवर्नमेंट में उतनी ना हो जो किसी दूसरे हॉस्पिटल में हो और उसकी रिक्वायरमेंट, तो ये इसीलिए इस तरह रखा गया कि कोई भी हॉस्पिटल पे ये अप्लाई होगा और इंशाल्लाह ताला 2 माह के अंदर बाकायदा इजरा नादरा के थ्रू इसमें होगा। अच्छा, भी हमने पता चला है कि इस प्रोसेस को ना वो बंद कर दिया गया है, पता चला जराये के मुताबिक। तो ये फैजल हसन चौहान साहब का ये था अमल जो था, ये उन्होंने किया था। इसको एक्चुअली ना फयाजुल हसन चौहान ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था और आते ही बड़ी गर्मजोशी से काम किया। जब ये वजारत चेंज हुई, जब एक वजारत चेंज होती है ना तो एक पूरा प्रोग्राम शिफ्ट होता है। उसमें भी जब नया वजीर आता है तो वो उसकी नोक पलक अपने हिसाब से चुकाता है, लेकिन हमने उनका शुरू किया हुआ कोई भी मंसूबा हम मनसूख नहीं कर रहे, ठीक हो, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें डिले तो थोड़ा सा दिनों का आ सकता है लेकिन खत्म नहीं हुआ। डिले की तो कोई बात नहीं, डिले तो आ जाए तो इंतजार होगा, वो तो जरूरी। लेकिन ये है कि खुशी इस बात की थी कि चलें अब जो हेल्थ कार्ड बन रहा है, अब जो एडियां रगड़ कर सिंगर मरते हैं ना, इंशाल्लाह कोई भी ऐसा नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इंतजार नहीं करेंगे, सब्र नहीं करेंगे आपके गाने का, आप हमें गाना सुना दें। बड़ी शकील गुफ्तगू होगी आज। बिल्कुल, अब ईद का मूड जो है ना थोड़ा सा गला खराब है, कुछ गला बैठा हुआ था। तो आपने सेमिया की जगह दही भल्ले खा लिए। यही किया मैंने। तो अगर आपको कोई गाना सुनाए तो आप तो नहीं सुनाएंगे? नहीं, मैं तो सुना ही नहीं सकती, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं गाना। फिर उन्होंने ये नहीं कह दिया सेमिया दही भल्ले मिक्स करके खा ये नहीं बोल। चले जी गाना सुनते हैं। वाह 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 वाह, किसने लिखा है गाना? थैंक यू जी। किसने लिखा है गाना? खुद लिखा ये नहीं, मेरे दोस्त हैं शायर, उन्होंने लिखा। अच्छा, शायर ने लिखा है, तो आपने इसको फुल भंगड़ा रखा है? हाँ जी, भंगड़े में उतर किया। ये तो सॉन्ग ही ऐसा था कि बैठ जो मेरा दिल कहता है उठ के डांस करूं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं ना सिर्फ ऐसा, चूंकि नॉर्मली पंजाबी गाने अब तो भंगड़ा लोग ज्यादा पसंद करते हैं, आपने जब ये रिलीज किया था कैसा रिस्पॉन्स आया था? बहुत अच्छा। मैं जो भी गाना गाता हूँ ना उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था, क्योंकि भंगड़ा जो है ना वो 100 बीमारियों का हल है। ऑलवेज में भंगड़ा होगा ना तो वो बीमारी जल्दी नहीं वहाँ पर आती है। तो हमेशा रहता है म्यूजिक में, एंजॉय भंगड़े का। हाँ, मौसम कभी जाता नहीं है। हाँ, ये तो भंगड़े अगर कोई घर खाली होगा ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਨ ਭੂਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अगर कोई दिमाग वेला होएगा ना, भंगड़ा नहीं होएगा बेच तो ਉਹਦੇ ਚ कोई ना कुछ आ जाएगा। याद है जब इब्रार गाना गाया करते थे, इनके पंजाबी गाने आज भी मेहंदी ढोलक चाहे जो भी हो उस पे चलते हैं और आप उस पे बेख्तियार डांस करते हैं। किन्ने जाना है बिल्लो दे घर। फिर वो एक पंजाबन भी उनका गाना था। खैर, बहुत मजेदार गाने। चलें जनाब, हम और भी गाने सुनेंगे, बातें भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जागो लाहौर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। गाने हम सुन रहे हैं नासिर बराज साहब से और डिस्कशन हम पॉलिटिक्स की भी कर रहे हैं, शोबिस की भी कर रहे हैं। मधु, मैं आपकी जानिब आऊँगी। इंडस्ट्री में चूंकि अब बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है टाइम के साथ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नई नई लड़कियाँ हैं जो फील्ड में आ रही हैं, कैसा लगता है उन लोगों से? और फिर कंपटीशन के साथ साथ आप लोगों का एक सीनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। नहीं, अच्छा लगता है कि बहुत सी अच्छे, क्योंकि हमारे जो आपकी तरह गला मेरा भी ऐसी है कि टैलेंट बहुत है हमारे पाकिस्तान में। बड़ी बड़ी अच्छी लड़की, बहुत अच्छे एक्टर्स एक्ट्रेस जितने भी लोग हैं आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे कि पाकिस्तान में इतना बड़ा टैलेंट है, लेकिन इनको प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। बात फिर वहाँ पे आ जाती है कि बहुत टैलेंट है। जैसे हमारा अपना स्टूडियो में ऑफिस है, तो अकेडमी में वहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ आती हैं हमारे पास, तो उनको देख के लगता है यार हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, लेकिन उसको प्रमोट होने कोई नहीं देता। हाँ जी, इतने लोग असदह हैं
वो आगे जाने नहीं देते हैं। बिल्कुल यकीन बिल्कुल ऐसी है। कभी इतनी रुकावटें ये कहीं भी नहीं, हर फील्ड में, हर फील्ड में ये इंडस्ट्री वो का कहते मसला हैं कि नहीं है। नए लोगों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। जो बंदा सामने, बस मैं ही सामने रहूं, दूसरा कोई बंदा ना आए। हाँ बिल्कुल सामने और ना आए। आप लोगों को तो वैसे ही स्क्रीन की जंग रहती है, उसको काम ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया, इस तरह के मामला तो बहुत सारे होते हैं। बहुत ज्यादा। और ये तो मेरा ख्याल है रुकने वाले भी नहीं है, रुकने क्योंकि तो हर भाई- बंदे का यही होता है कि यार जो मैं काम, ये इसका भी काम मैं ही कर लूं, बस इसको तो पीछे ही इसमें छोड़ मैं दूं। मधु से अगर पूछना चाहूँ, मधु आप नहीं समझती कि हमें अब स्टेज का मेयार थोड़ा बेहतरी की तरफ लाना चाहिए? अब हमारे ही मुल्क में एक स्टेज का मेयार था, मोइन अख्तर साहब थे, उमर शरीफ साहब थे, बड़ा एक आला मेयार, बड़े आला ड्रामे हमने प्रोड्यूस किए हैं। आजकल हम फिर देखिए इस माशरे की तरफ सिर्फ हुकूमती की नहीं, सभी की जिम्मेदारियां हैं। अब फनकार तो हमारे नुमाइंदे होते हैं, हमारा चेहरा होते हैं। मैं ये समझती हूँ कि हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस माशरे में इस तरीके से कि अपना करैक्टर। अब मैं ड्रामे अगर हम पाकिस्तान के देखें, PTV के ड्रामे, ऐसे ड्रामे होते थे कि सब अब घरों में ताले बाजारों में लग जाते थे, सब कुछ रुक जाता था। और हमारे आर्टिस्ट इतने क्लासिक हैं, मैं तो समझती हूँ दुनिया में हमारे आर्टिस्ट बेहतरीन है, ख्वाह वो कॉमेडियन हो, ख्वाह वो हीरो हीरोइंस हो, जो भी रोल है, हर थिएटर हो, तमाम बेहतरीन। लेकिन बीच में एक ऐसा आया टाइम जिसमें थिएटर जो है बहुत अखलाकी तौर पे उसकी लो हो गया, जिसमें आप फैमिली के साथ बैठ के, अब इस चीजों को आप नहीं, मैं समझती हूँ आप जैसे अच्छे नौजवान और अच्छे फनकार जो फुल ऑफ एनर्जी हैं, उनको इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। और थिएटर में से अखलाकी इक़्तिदार, हम अपने माशरे को, अपने उसको लेके चले, कल्चर को, तो बड़ी खूबसूरती हो सकती है। कोई स्ट्रिक्टनेस वगैरह मधु या कोई पॉलिसी गवर्नमेंट से तो हम पूछेंगे, साथ ही साथ से आप लोगों की जानिब से कोई होता है कि जो हम एक कह लें लैंग्वेज और ये सारी चीजें थोड़ी बेहतर हो जाए थिएटर में? जी इंशाल्लाह अब बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ही जैसे अब कह रहे हैं कि बिल्कुल ही वो अजीब सी करना शुरू कर देते कि कोई रिहर्सल नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आए तो एंट्री पे गए, जो दिल में आया बोल दिया। लेकिन अब कुछ बेटर हो रहा है, अब वो रिहर्सलें भी हो रही है, प्रॉपर एक कहानी लेके चल रहे हैं, काफी बेटर हो रहा है। और इंशाल्लाह फैमिलीज जो घरों में बैठी है वो थिएटर का रुख करेगी। क्योंकि मधु नॉर्मली हम थिएटर की, जब साजिद साहिबा ने जैसे पॉइंट आउट किया, विद नो ऑफेंस, हम किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं कर रहे, आई वोंट प्रेफर, मेरे घर में से मैं अपने भाई या अब्बा के साथ बैठ के कोई ऐसी चीज नहीं देखूंगी जो टीवी पे चल रही है, थिएटर पे चल रही है, और मेरे ख्याल से किसी भी फैमिली में नहीं होगा, आपकी अपनी फैमिली में नहीं, क्योंकि इतनी जो जुमले हैं, सारे मामले, तो इस पे सादे से बात पॉलिसीज तो बनी थी, स्ट्रिक्टनेस भी किया गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये होता रहा कि बिल्कुल ही कुछ माफिया टाइप होते हैं जो पैसा कमाने के गर्ज से किसी भी हद तक चले जाते हैं, ज़मीर को बेचते हैं। आके ये चीजें हमने इस पर काफी सख्ती से नोटिस किया है और इन चीजों को बैन किया गया है और सख्ती हो रही है। अब थोड़ा सा मैं समझती हूँ हर इंसान का पॉलिसीज भी होती हैं, कानून भी होते हैं, लेकिन हम सबका एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंडिविजुअल, एज ए इंसान एक इखलाकी जिम्मेदारी है। आई सो एग्री विद दैट। हम सिर्फ हर चीज स्टेज पर नहीं डाल सकते। ऑब्वियसली जो इदारे या जो लोग ये काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, दे शुड नो कि हम किस फैमिली या किस क्राइटेरिया या किस कल्चर में रह रहे हैं। देखे ना, सिनेमा का कल्चर यही था कि वो एक मारधार वाली फिल्मों का कल्चर था, आज बदला है। आज आप अपनी मूवीज देखें, आज अब फिर फैमिली सिनेमा में पहुंच गई है। ईद पे आपकी इतनी जबरदस्त मूवीज आई हैं। पाकिस्तानी फिल्में इतनी अच्छी है माशाल्लाह कि देख कर खुशी होती है। और मैं तो वैसे बड़ी एंटी इंडियन और बड़ी प्रो पाकिस्तानी हूँ। मैं तो मैंने तहरीक जमा करवाई थी जिसमें इंडियन सिनेमा बंद हुआ था, बैन लगा था। अपने कल्चर को हमें प्रमोट करना चाहिए। हमारे इतने खूबसूरत लोग हैं, इतने कीमती लोग हैं, हमें किसी दलेर मेहंदी से कम है ना। मुझे बताएं, हम क्यों उनके पीछे भागते हैं? कितना खूबसूरत भंगड़ा इन्होंने गाया। और ये हमें अपना कल्चर लेके जाना चाहिए। इस पे मेरे ख्याल से मजीद हमें पॉलिसी बनाने की भी साथ साथ जरूरत है, स्ट्रिक्ट होने की दरामद कराना बहुत, क्योंकि अमल दरामद तो हम कराएंगे। अब यही थिएटर्स जो हम समझा जाता था कि इतना एक फैमिली ड्रामा, एक फैमिली थिएटर हुआ करता था, अब शायद बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन हम शायद उस तरह से नहीं लेकर जा सकते हैं किसी को। यही कंपटीशन हम अगर सिंगिंग में बात करें, इंडियन और पाकिस्तानी म्यूजिक में अब बहुत बेहतरी आई है। इंडिया का म्यूजिक देखा जाए तो पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। और अभी आप यकीन करें कि हमारे गानों की जो ट्यूनें हैं ना,
वो इंडिया वाले काफ़ी करते हैं। ऐसे में तो वो बहुत अरसे से कॉपी कर रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता शुरू से। अच्छा, कोई ना कोई ऐसा गाना होता है जो आप बहुत अरसे बाद सुनते हैं, आपको पता लगता है ये तो हमारे से ज्यादा भी साहब की धुन पे बनाया हुआ था गाना इन्होंने। ऐसे करते हैं। अच्छा, कुछ लाइव सुनाते हैं नासिर बिलाल साहब? कह रहे हैं हम आपकी फरमाइश पर लाइव सुना जरूर, देते हैं। लाइव कुछ सुन लेते लोगों को ऐसे ही होता है कि जैसे लाइव मुश्किल से गाते हैं, लाइव जरूर गाते हैं सिंगर, ये बात नहीं है। कभी आपको एक कलाम सुना देता हूँ। जरूर जरूर। ये अनैसन भट्टी साहब का है, मुझे एक फरमाइश किसी ने की थी, आप चैनल पर जाएंगे तो कुछ ज़रा सुना देंगे, उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ ईद के दिन पर। पागा वालियो नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम पागा वालियो नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम बंदा मकरी तोले तकड़ी हथ विच जपदा जावे अकड़ी मौला नाम नाम मौला नाम नाम पागा वालियो नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम चुप चुप रहना सौ दुख सहना कलिया बैठ के रो लेना मौला नाम नाम मौला नाम नाम पागा वालियो नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम। जबरदस्त जबरदस्त, वाकई वही लाइव का अपना ही मजा है वैसे। हाँ जी, नासिर बिलाल साहब डाउट डाउट ही नहीं है, क्योंकि अंदर से ना फिफरे काम करते हैं ना खूब जरा, इसलिए जरा। अच्छा साथी साहिबा, पॉलिटिकल सिनेरियो आइंदा, क्योंकि हम पहले भी ईद से पहले एक शो कर चुके थे, हमने इसमें बात की थी कि हमें कुछ ज़रूरत है महंगाई को कंट्रोल करने की। अब क्या स्ट्रैटेजी अब आप लोग मजीद वर्किंग करें, क्योंकि ईद के बाद फिर से वही नज़रें होंगी पब्लिक की आप लोगों पे, उम्मीद भरी कि अच्छा अब कुछ बेहतरी आएगी? नहीं, बिल्कुल बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। इस पर बहुत ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग में भी काम हो रहा है। और जो इश्यूज़ हैं, देखिए एक्चुअली हमारे यहाँ ट्रेंड रहा है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस का। हम हमेशा को मसला आता है, हम कहते हैं इसको टेम्परेरी कैसे रिलीव किया जाए। बिल्कुल, उसकी वजह से वो टेम्परेरी इशू इतना ज़्यादा परमानेंट हो गया कि अब हमें उससे निपटने के लिए परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना है। वैसे भी किसी भी इशू को एज ए टेम्परेरी नहीं लेना चाहिए। अब प्राइस हो, पेट्रोलियम हो, तमाम दीगर बिल्स हों, जो भी, इन तमाम चीज़ों का एक तो देखिए सबसे पहले हमें अपना जो टैक्स नेटवर्क है वो बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। 22 करोड़ लोगों में से 10 लाख लोग टैक्स देते हों तो वो मुल्क देखें, जिन मुल्कों की हम मिसाल देते हैं, जिनकी माशरे की सोशल सिस्टम की हम सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की मिसाल देते हैं, वहाँ हर शख्स जो कमाता है वो अपनी मुल्क में लगाता है और फिर वो उससे फ़ायदे भी हासिल करता है। अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ जो हम बेहतरीन निज़ाम देखते हैं वो अपना भरपूर टैक्स अदा करता है, और जब कभी उसको मसला आता है उसको सोशल वेलफेयर के नेटवर्क में लाता है, गवर्नमेंट लाती है। अगर उसको जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाती है। ये चीज़ें इसी तरह हो सकती हैं जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे। तो ये मिलजुल के ही होगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चेंजेस नज़र भी आएंगी, इदारों में भी, पॉलिसीज़ में भी, और अवामी मसाइल के हल की तरफ भी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा मधु, आप लोग क्या चाहते हैं इंडस्ट्री के अंदर? कुछ रिवाइवल तो ऑब्वियसली हो रहा है, क्या बेहतरी लाने के लिए क्या इकदाम नई गवर्नमेंट की जानिब से होने चाहिए? नई गवर्नमेंट की जानिब से हम यही चाह रहे हैं कि जैसे इन्होंने खुद ही पहले बोला है कि एकेडमीज़ बना दें,
कोई अच्छा कोई फिल्म कोई जैसे हमारे देखने बाहर जितने भी हैं, जैसे कराची में जैसे काम हो रहा है कि हमारे लाहौर में इंडस्ट्री जो है बिल्कुल बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जो लाहौर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। कराची से लोग आके लाहौर में काम करते थे। ऐसा ही है। तो अब लेकिन अब लाहौर से कराची जाते हैं काम ढूंढने के लिए और काम ढूंढने वो आर्टिस्ट जो इतना बिजी था कि वो लोग उसको देखने, अब वो काम ढूंढता है कि हम यार कराची चल जाए, हो सकता है हमें फिल्म में कोई सीन मिल जाए जहाँ कुछ इस तरह कि हमारी इंडस्ट्री जहाँ तक होगी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा हेल्प कर दें इंडस्ट्री की, कि इंडस्ट्री थोड़ा सा अपना स्टैंड ले ले। बहुत अच्छी। ठीक हो गया। नासिर बराज साहब, आप भी कुछ चाहेंगे? सादिया साहिबा हमारे साथ, हम कह रहे हैं हम मौके से फ़ायदा उठाएं, अपने सारे मैसेजेस ना इनके थ्रू भेज दें। बस मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट के इतने फंड है ज़बरदस्त किस्म के, तो ये इंडस्ट्री पर भी कुछ फंड हो जाए तो फनकारों पर अच्छे तरीके से जो ना पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए, क्योंकि फनकारों का और गुलकारों का बहुत पाकिस्तान में अमल दखल है। जब जंग लगती है ना, जब मिली नगमे पेश करते हैं ना हम लोग, तो पाक फौज कोई नावल खराज तहसीन पेश करते हैं ना, वो अपनी जानों का कैसे नजराना देते हैं। और मेरा दिल चाहता है कि आज प्रोग्राम के अखीर दे उत्ते पाक फौज के शहीदां नूं जरा ट्रिब्यूट पेश करा जरूर, और एक दो शेर जड़े उन्हां दे वास्ते उनका तो हक ही अदा अच्छा नहीं ये हो शेर हम सकता अभी कि सुन लेते हैं। एंड में हम आपसे एक ट्रैक सुनते हैं। आप पाक फौज को जो ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं आप हमें हाँ जी ट्रिब्यूट पेश कर जरूर। हाँ, ट्रिब्यूट ये है कि सन 65 की जंग जो हुई है ना, किसी मुल्क में जब तक जोश नहीं ना होगा कोई भी काम नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट में जोश नहीं होगा कुछ काम नहीं होगा, जंग में जोश नहीं होगा, क्रिकेट के मैदान में जोश नहीं होगा, हॉकी के कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि सन 65 की जंग हमने कैसे जीती है ना। हो दुनिया च किते भी शहीना दा जोड़ नहीं, साडी पाक फौज दा कोई भी तोड़ नहीं। फौज दा मान वधाया करो जी सन 65 वांगू जोश विच आया करो जी सन 65 वांगू जोश विच आया करो जी सन 65 वांगू जोश विच। एयर मार्शल फरूक उमर मुल्क दी शान, एम आलम तेरा शे साडी जान। कश्मीर दा हल भी कराया करो जी सन 65 वांगू जोश विच आया करो जी सन 65 वांगू जोश विच। पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त। चले जी एक एक मैसेज लेते हैं अपने मेहमानों से, आपसे इजाजत लेते हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें कुछ सुना दें। मधु क्या मैसेज देंगी? जी मैसेज यही है हमारा कि ईद की खुशियाँ बहुत हम लोग अपने सारे दोस्तों के साथ सब लोगों के साथ गुजारते हैं। ऐसे ही हम लोग जैसे सब बता रहे हैं कि ये लोगों के गरीब लोग, जैसे जो वो लोग हैं कि जिनके पास के ईद के खाने के लिए कुछ नहीं होता, पीने के लिए कुछ नहीं, प्लीज़ उन लोगों के पास जाएं, उनको थोड़ी सी ईदी दें, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने लोग देख रहे हैं हमारी तरफ से उनको सबको गुजरी हुई बहुत बहुत ईद मुबारक। और प्लीज़ अब भी टाइम है, अब भी जाएं उन लोगों के पास। उनको थोड़े से पैसों से कुछ नहीं जाता, क्योंकि हम लोग अगर थोड़े से पैसे उनको दे देंगे तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। जबरदस्त। सादिया साहिबा क्या मैसेज देंगे हमारे देखने? देखिए जी, एक तो है कि एज ए मुस्लिम भी तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए भी जो जिस हालात और मुश्किलात से फ़लस्तीन हो या कश्मीर हो जो गुजर रहे हैं, एक तो हमें एज ए मुस्लिम उम्मा इकट्ठा और एक जान होकर खड़ा होना चाहिए। हम इस चीज़ से हटे हैं तो मसाइल का शिकार हैं। और एज ए पाकिस्तानी ये हम हुकूमतों को ब्लेम भी करते हैं, अपोजिशनों की जंग भी होती है, सियासत तो होती रहती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लीजिए, इस मुल्क से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, फनकार हैं, सियासतदान हैं, ये तमाम सिलसिला चल रहा है। ये मुल्क अल्लाह ताला ने बड़ी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी फरमाइश पे 27वीं की शब को बनाया था और मार्ज़ वजूद में आया था। तो इसका ये हक अदा करने की ये मट्टी हमसे, हमारी आर्मी की जैसे बात की इन्होंने कि आर्मी के शोहदा तो अपनी जान देते ही हैं, हमारे ऐसे एजेंसीज़ के, हमारी पुलिस, आर्मी हम पे कुर्बान, इस मुल्क पे कुर्बान होती रहती है हमारी हिफाजत के लिए। हम पे भी फ़र्ज़ है कि हम इस मुल्क की कदर करें, इसको करप्शन से पाक करें, एक दूसरे का एहसास करें, मोहब्बतें फैलाएं और नफ़रतों को जाने दें। उस मुल्क को कायम दायम अल्लाह ताला रखे ता क़यामत। आमीन। नासिर बराज जी क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो मैंने आगे बहुत कुछ ही बता दिया है। मेंटल हॉस्पिटल के लिए रिक्वेस्ट की है और बाकी ये कि अपने बहन भाई जो नाराज़ है ना, उनको जाकर खुदारा जाकर ईद के दिन बहुत अच्छा दिन होता है, मनाएं उनको जाकर। और भी जो लोग नाराज़ हैं, माफ़ कर देने वाला जो वो बहुत बड़ा बंदा होता है, तो माफ़ी दें
और इसके बाद अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। तो मेरी समझ में तो यही कुछ हार है। और ईद वाले दिन जाएं, अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ें। जैसे मैं जाता हूँ अपनी वालदा की कब्र पर फातिहा करते हैं, सब लोगों के लिए करते हैं। ये मैसेज मेरा। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच आप सबका, बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, हमारे साथ दिया, इतनी जबरदस्त बातें हुई जनाब। आज का यही मैसेज है, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुशियां बांटें, खुशियां समेटें और ईद अच्छी सी गुजारी आपने। आइंदा आने वाले दिन साल आपके बहुत अच्छे गुजरें, इस उम्मीद के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर का, फीडबैक से आगाह करें। और हम जाते जाते नासिर बिराज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ सुना दें। काला चोला सीवे दर्दी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी। काला चोला सीवे दर्दी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी। काला चोला आया बाहरों रोंदी आइया ढोले दे शहरों। काला चोला आया बाहरों रोंदी आइया ढोले दे शहरों। काला चोला सीवे दर्दी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी।